हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेस एंड आर्ट्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त जो आपके एग्जामिनेशंस में आने की संभावना 100% में 90% संभावना है कि जो क्वेश्चन आज हम बताएंगे आपके सामने एग्जामिनेशंस में ये सभी क्वेश्चंस आने की संभावना नियर अबाउट आपका 90% है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है क्वेश्चंस को देखेंगे, समझेंगे और उसको बनाएंगे। और हम आपके लिए लेकर क्या लेकर आए हैं, तो आपका क्या है, तो सब्जेक्टिव। हम आप सभी के लिए क्या लेकर आए हैं, तो सब्जेक्टिव जो है वो कैसे एग्जाम में लिखेंगे, कैसे उसको बनाएंगे, क्या उसके तरीके होते हैं। बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन होता है कि सर इंग्लिश में सर सब्जेक्टिव नहीं लिखा पाता है, बहुत दिक्कत होती है। तो उसके लिए आज हम आपके लिए आसान लाए हैं, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। आज एग्ज़ाम के लिए अभी बहुत समय है, अगर डेली अगर आप प्रैक्टिस करेंगे जाहिर सी बात है आपके एग्ज़ाम में नंबर बहुत ही अच्छे से आएंगे। आइए थोड़ा सा इसको देखते हैं। सब्जेक्टिव हमारा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपका है। ये जाहिर सी बात है, एक तरफ से इसको आप लोग मान सकते हैं कि एक तरफ से ये हमारा क्या है, तो असाइनमेंट इसको बोल सकते हैं। ये एक तरफ से क्या है, तो असाइनमेंट ही बोल सकते हैं, ताकि आप इसको अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए दिया गया है क्या, ऑल सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, यानी सभी आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या यहाँ लिख दिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशंस 2025। 2025 में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं इसके सामने आपके सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, तो अच्छी तरह से देखेंगे ताकि आपको याद हो जाए। और चलिए थोड़ा सा एक हम बात करते हैं। यहाँ लिखें इंग्लिश 50 मार्क्स, 50 नंबर का जो सब्जेक्टिव होता है वो 50 नंबर के होते हैं। अब आपके दिमाग में आता है सर जरा सा बता दीजिए कि 50 नंबर सब्जेक्टिव में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए थोड़ा सा बताते हैं हम लोग। ठीक है चैंपियन, चलिए देखते हैं जो क्वेश्चन आते हैं कैसे आते हैं, क्या उसके तरीके होते हैं। आइए थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ देखिए बता रहा हूँ मैं आप सबका, यानी कि ये हमारा हो गया सिलेबस ऑफ इंग्लिश। ठीक है, समझेंगे एकदम ध्यान से। कितने नंबर का है, तो 50 मार्क्स। ये सभी हमारे सिलेबस किसके बता रहा हूं मैं आपको, तो ये हम बता रहे हैं किसका, तो ये सभी सिलेबस आपका किसका है, तो सब्जेक्टिव्स। बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे दिए रहेंगे। और कहता है कि ये 2 भाग में बटे होते हैं, 2 भाग में। समझेंगे एकदम ध्यान से चैंपियन, 2 भाग में बटे रहते हैं। एक हम लेते हैं क्या, बुक सेक्शंस, और एक क्या लेते हैं क्या हम लोग, ग्रामर सेक्शन। तो बुक सेक्शन में कहाँ से क्वेश्चन आता है, क्या आता है, तो बुक सेक्शन में सबसे पहले आपको क्या पूछ देता है, तो क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर पूछता है कितने नंबर का, 10 नंबर का। दूसरा पूछता है एक्सप्लेनेशन, कितने नंबर पूछता है, तो 4 नंबर पूछता है। ये प्रोज का है, ये प्रोज का पूछता है। और एक पूछता है पोएट्री का, एक्सप्लेनेशन ऑफ पोएट्री, 4 नंबर। 4 4 8 और 10 कितना हुआ, 18। और देखिए और क्वेश्चन क्या पूछता है इसमें, फिर पूछता है समरी, प्रोज का और पोएट्री का भी पूछता है समरी। उसके बाद फिर क्या पूछता है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ये पूछता है। फिर क्या पूछता है, पोएट्स एंड राइटर्स नेम। यानी जाहिर सी बात है जो बुक सेक्शन होता है 50 नंबर में, आपके 33 मार्क्स के क्वेश्चन किससे आते हैं, तो बुक से ही आते हैं, बुक से आते हैं, जो बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं थोड़ा सा बात करते हैं, इधर हम बात करते हैं ग्रामर सेक्शन की। इसमें क्या क्या आता है, ऐसे जो लेख है, फिर क्या पूछता है एप्लीकेशंस, या पूछ देता है क्या रिट राइटिंग, या आपको पूछता है पैसेज, और एक पूछता है क्या प्रेसिस। अगर इसको मिलाएंगे जाहिर सी बात ही कितना हमारा हो जाएगा, तो 17 नंबर।
तो जाहिर सी बात है आप इस सिलेबस को समझ लिए और इसको सब्जेक्टिव को आज हम लोग पढ़ेंगे शानदार तरीके से, ताकि आपको सभी क्वेश्चंस आसानी से बन जाए। आइए देखते हैं और क्वेश्चन को समझ के हम लोग पढ़ते हैं क्या कहता है। चलिए आपसे रिक्वेस्ट है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर 50 नंबर में आज का टारगेट है, 50 नंबर में आपको नियर अबाउट कम से कम कितना नंबर लाना है, तो 40 नंबर लाने हैं। बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं इसको थोड़ा सा हम। चलिए देखते हैं कि इसमें क्वेश्चंस कहाँ से आता है, कैसे आता है, क्या पढ़ने का तरीका होता है, ताकि आपको याद हो जाए। चलिए तो देखिए यहाँ पे दिया गया ए से हमने आपको यहाँ पर डिस्कस किया है। ए से हमने आपको डिस्कस किया है 9, 8, आपको 8 या 9 डिस्कस किए हैं। इसमें से कंफर्म है साइंस वाले हो, आर्ट्स वाले हो और कॉमर्स वाले। हालांकि साइंस और कॉमर्स का पेपर एक ही होता है, आर्ट्स का पेपर जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो ऐसे आप कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका क्या होता है, उसको जरा से इसको हम डिस्कस कर लेंगे, समझ लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। आइए पहला ऐसे आपका दिया गया है क्या, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के बारे में, शिक्षा का महत्व है। इसका मतलब क्या होता है, तो शिक्षा का महत्व। तो जाहिर सी बात है शिक्षा का महत्व क्या कहता है, कैसे एग्जाम में आप लिखेंगे इसको। देखिए यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ मैं, हिंदी और इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में पूछता है ऐसे लेख पूछता है। अगर दोनों को मिलाएंगे 8 नंबर यहाँ भी, 8 नंबर यहाँ भी, यानी कितना 16 नंबर का ऐसे जो है आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आते हैं, ठीक है ना। अगर इसको अच्छी तरह से स्टडी कर लिए तो हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों का यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए दिया गया कैसे लिखेंगे एग्जामिनेशंस में, जैसे आपको आ गया इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का महत्व, तो लिख लेंगे आराम से। क्या है पहला, क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इज फॉलोइंग स्टेजेस, यानी कहता क्या यहाँ पे है, शिक्षा के महत्व निम्नलिखित चरण होते हैं। हम आपको बस ये 1 बाय 1 करके एक पैराग्राफ बताएंगे, ताकि आप उसको घर पे जाकर नोट करेंगे और आसानी से आप इसको लिख लेंगे। तो कहता क्या है, इंट्रोडक्शंस टू से एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट इज एन अंडरस्टेटमेंट। पहला सेंटेंस और पहला हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, टू से एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट इज एन अंडरस्टेटमेंट, यानी कहता क्या है। ये देखिए इंट्रोडक्शंस को हम लोग प्रस्तावना बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं, तो परिचय भी बोल सकते हैं। प्रस्तावना में क्या है, यह कहना है कि शिक्षा महत्वपूर्ण है, एक अतिशयोक्ति है, यानी बहुत ही जरूरी है शिक्षा का महत्व आपका। एजुकेशन इज ए वीपन टू इम्प्रूव वंस लाइफ, क्या है, शिक्षा किसी के जीवन को बेहतर बनाने का एक हथियार है। शिक्षा किसी के जीवन को बेहतर बनाने का एक क्या है, तो हथियार है। उसके बाद इट इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स टू चेंज वंस लाइफ। इसका मतलब क्या, आइए देखते हैं। यह संभवतः किसी के जीवन को बदलने का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। आप सबसे रिक्वेस्ट है इसको थोड़ा सा ना अच्छे से अगर आप नोट करेंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। और कैसे मैं कर रहा हूँ, देखिए ये आपको जब याद करना होगा तो याद करने का तरीका कि यहाँ पर है, बता रहा हूँ मैं। यहाँ से लेकर जहाँ फुल स्टॉप हुआ है वहाँ तक आप 1 कर लेंगे ताकि आपको याद हो जाए। इसको 1 बना लेंगे, ये हमारा 1 सेंटेंस। अब यहाँ से लेकर उसके बाद जहाँ पर आपका फुल स्टॉप, देखिए यहाँ दिया गया है लाइव फुल स्टॉप, ये हमारा 2 सेंटेंस। अब उसके बाद एजुकेशन फॉर ए चाइल्ड बीइंग्स एट होम, यानी कहता क्या है, देखिए यहाँ क्वेश्चन कहता है क्या है, एक बच्चे की शिक्षा घर से ही शुरू होती है। सही बात है, एक बच्चे की शिक्षा कहाँ शुरू होती है, घर से ही शुरू होती है। जाहिर सी बात, ये हमारा कौन सा हो गया, तो नंबर 3, ठीक है। उसके बाद इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस दैट एंड्स विथ डेथ, ये हमारा कौन सा सेंटेंस हो गया, तो 4 हो गया। एकदम आसान तरीके से अगर आप पढ़ेंगे ना इसको तो याद हो जाएगा, बहुत हार्ड होता नहीं है। लेकिन क्या है ना कि विद्यार्थी क्या करते हैं, इतना देखते हैं, इतना लिखा हुआ इंग्लिश, घबरा जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, घबराना 1% नहीं है। आपको हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ताकि आप भी चलेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। यानी क्या है, इट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस दैट एंड्स विथ डेथ, कहने मतलब क्या है, यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जो मृत्यु के साथ क्या होती है, समाप्त होती है। उसके बाद फिर देखिए यहां से नंबर 5, मोस्ट
नोटवर्दी एजुकेशन अफेक्ट्स द चेंजेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपुल। अब कहता क्या है समझेंगे। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि शिक्षा लोगों के लिए रोजगार की संभावनाओं को क्या करती है, प्रभावित करती है। देखिए बहुत ही आसान है, जरा से इसको आप लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद ए हाईली एजुकेटेड इंडिविजुअल इज प्रोबेबली वेरी लाइकली टू गेट ए गुड जॉब। ये हमारा कौन सा हो जाएगा, नंबर 6 सेंटेंस। आसान आसान है, यानी कहता क्या है, एक उच्च शिक्षा व्यक्ति को अच्छी नौकरी मिलाने की संभावना बहुत क्या जी, अधिक होती है। देखते हैं अगर लोग पढ़ेंगे नहीं तो जॉब लगता नहीं है, जॉब नहीं लगेगा तो कुछ होने वाला भी है नहीं, घर चलने वाला भी नहीं है, जाहिर सी बात है। उसके बाद नंबर 7, इन दिस एसे ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन वी विल टेल यू अबाउट द वैल्यू ऑफ एजुकेशन इन लाइफ एंड सोसाइटी। अब यहाँ पे लास्ट में क्या है, शिक्षा के महत्व पर इस निबंध में हम आपको आपके जीवन और समाज में शिक्षा के मूल्य के बारे में बताएंगे। क्या क्या बारे में बात होती है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको 7 सेंटेंस दिए गए हैं। अगर आप लाइन से लिख लेंगे तो 7 सेंटेंस में अगर आपको 7 याद नहीं होते हैं, जाहिर सी बात है अगर आप 5 भी चाहे 3 भी जैसा भी हो, जो भी आपको आ रहा है, कम से कम 3 सेंटेंस भी लिख लेंगे तो आपका काम एग्जाम में हो जाएगा, यानी क्या इंट्रोडक्शन हमारे हो जाएंगे। ठीक है ना, आपको मैं तरीका सिखा रहा हूँ कैसे एग्जाम में लिखेंगे आप। ठीक है, इंग्लिश आपका हो गया, जाहिर से बात है यहाँ हिंदी भी है, अगर हिंदी पढ़ेंगे तो आपको हिंदी कंफर्म याद हो जाते हैं। उसके बाद नंबर 2 कहता है इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन लाइफ, यानी कहता क्या है यहाँ पे, देखिए दिया यहाँ पे है, जीवन में शिक्षा का महत्व, यानी जीवन में शिक्षा का महत्व क्या है, क्या उसके बारे में बातें होती है, जीवन में शिक्षा का महत्व क्या है। आइए देखते हैं थोड़ा सा हम लोग, चलिए लाइन पढ़ेंगे अपने आप याद हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका शुरू होता है नंबर 1 और यहाँ पे ख़त्म होता है आपका। ठीक है, तो नंबर 1 कहता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन टीचेस द एबिलिटी टू रीड एंड राइट। समझेंगे ध्यान से, शिक्षा सबसे पहले पढ़ने लिखने की क्षमता सिखाती है। सही बात है, शिक्षा जो होती है सबसे पहले क्या जी, पढ़ना लिखना हमें क्या जी सिखाती है। उसके बाद देखिए नंबर 2 एकदम याद करा देंगे, रीडिंग एंड राइटिंग इज द फर्स्ट स्टेप इन एजुकेशन। ये हमारा नंबर 2 सेंटेंस हो गया। फिर क्या, पढ़ना लिखना शिक्षा की पहली सीढ़ी होती है, एकदम सही बात आपका है। उसके बाद नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है, मोस्ट इंफॉर्मेशन इज डन बाय राइटिंग। बहुत कुछ जो बातें होती है वो लिखने के माध्यम से ही मालूम पड़ जाती है, यानी क्या, अधिकांश जानकारी लिखकर दी जाती है। अधिकांश जानकारी क्या होती है, तो लिखकर दी जाती है। अखबारों में सब छपते हैं, जब तक नहीं लिखें तब तक पढ़ेंगे नहीं तो मालूम नहीं होगा कि वहाँ पर क्या घटना चल रही है या कौन सा जॉब आने वाला है। उसके बाद हेंस, ये हो गया कितना, नंबर 4। अतः द लैक ऑफ राइटिंग स्किल मीन्स मिसिंग आउट ऑन ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी क्या, इसलिए लेखन कौशल कमी का अर्थ है बहुत सी जानकारी से चूक जाना। अगर आपको लिखने नहीं आता है तो बहुत सी जानकारी से आप क्या होते हैं, तो चूक जाते हैं। उसके बाद देखिए दिया है क्या, कॉन्सिक्वेंटली एजुकेशन मेक्स पीपुल लिटरेट, यानी कहता है क्या है, परिणाम स्वरूप शिक्षा लोगों को साक्षर क्या करती है, बनाती है। तो जाहिर सी बात है यहाँ से हमारा कितना हो गया, तो 5 सेंटेंस। इस 5 सेंटेंस में अगर आप 3 सेंटेंस भी अच्छे से पॉइंट बनाकर, यहाँ देखिए पॉइंट बनाए हुए हैं हम, अगर अच्छे से पॉइंट बनाकर लिख देंगे एग्जामिनेशन हॉल में तो आपका नंबर आना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बहुत ही जरूरी हो जाएगा। देखिए कितना आसान था लिखें, तरीका पढ़ने का है, सीखना है, रट्टा नहीं मारना है। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी यानी कि 100% में लगभग आपके सिर्फ 30% विद्यार्थी को ही ऐसे लिखने आता है, बाकी 70% को ऐसे लिखने नहीं आता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप भी ये लेखक में बनिए और आसान पढ़ेंगे, इसका हिंदी जरूर लिखेंगे और इंग्लिश जरूर लिखेंगे, आसान ताकि आपको याद हो जाए। लिखने से याद होता है, सिर्फ आप देख लेंगे दिमाग में भर जाए, बट लिखे नहीं तो काम नहीं बनने वाले हैं। उसके बाद एबव ऑल, ये नंबर 1 करते हैं यहाँ पे, एबव ऑल एजुकेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट, कहता है यहाँ पे। आइए देखते हैं क्या कहता है, कहता है कि सबसे बढ़कर रोजगार के लिए शिक्षा बेहद जरूरी है, रोजगार के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। इट, नंबर 2 यहाँ कर लेंगे, इट सर्टेनली इज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू मेक ए डिसेंट लिविंग, यानी कहता क्या है कि यह निश्चित रूप से एक सभ्य जीवन जीने का
एक शानदार अवसर है। यह निश्चित रूप से एक सभ्य जीवन जीने का क्या है, एक शानदार अवसर है। उसके बाद नंबर यहाँ कर देते हैं 3। अनएजुकेटेड पीपुल आर प्रोबेबली एट ए ह्यूज डिसएडवांटेज व्हेन इट कम्स टू जॉब। यानी क्या, जब नौकरियों की बात आती है तो अशिक्षित लोगों को संभवतः भारी नुकसान होता है, भारी नुकसान होता है। जाहिर सी बात है, आप देखिए यहाँ पे 3 ये हो गए और यहाँ पे 5 ये हो गए। 8 सेंटेंस दिए गए हैं चैंपियन। 8 सेंटेंस में अगर आप इसके आधे भी लिख लेते हैं तो आपका काम क्या जी, बन जाएगा। यानी पढ़ाई बहुत ही आसान है, आराम से आप अगर 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सब क्या जी, याद हो जाएंगे। चलिए उसके बाद चलते हैं हम लोग नंबर 3। एग्जामिनेशन हॉल में जब भी लिखिएगा, ऐसे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, पॉइंट बना के लिखिएगा ताकि आपके नंबर्स आए। ठीक है, अगर शुरू से लेकर अंत तक लिख देंगे, जो भी जितना भी लिखेंगे कंफर्म में 3 नंबर या 4 नंबर आपको आधे नंबर मिलेंगे। पॉइंट बना के लिखिएगा तो 8 में कंफर्म बता रहा हूँ 7 या आपका 7.5 या 6 नंबर आपके मिल जाएंगे। चलिए, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन सोसाइटी, वहाँ लाइव था, यहाँ पे क्या है, सोसाइटी। कि क्या कहता है कि समाज में शिक्षा का जो महत्व है वो क्या कहता है। देखिए आप लिखे हैं समाज में शिक्षा का महत्व, क्या महत्व है, आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले एजुकेशन हेल्प इन स्प्रेडिंग नॉलेज इन सोसाइटी। समझेंगे ध्यान से, यहाँ से हम लोग नंबर 1 कर लेते हैं, एकदम आसान आपके लिए। सबसे पहले शिक्षा समाज में ज्ञान फैलाने में मदद करती है। ठीक है, उसके बाद दिस इज परहैप्स द मोस्ट नोटवर्दी एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। अब क्या कहता है, यह शायद शिक्षा का सबसे उल्लेखनीय पहलू है। सही बात है भाई, अगर आप आज के ज़माने में सब लोग पढ़ना चाहता है, A to Z पढ़ना चाहता है। उसके बाद ये हो गया नंबर 2, यहाँ कर लीजिए। सेंटेंस दे रहा हूँ मैं आपको, सेंटेंस पढ़कर बना। नंबर 3, देयर इज ए क्विक प्रोपागेशन ऑफ नॉलेज इन एन एजुकेटेड सोसाइटी। कहता है, यहाँ समझेंगे, शिक्षित समाज में ज्ञान का प्रचार प्रसार तेजी से होता है। सही बात है भाई, अगर जो लोग पढ़ते हैं तेजी से पढ़ रहे हैं, नौकरियां ज़्यादा मिल रही हैं उन लोग की। उसके बाद दिया गया, फर्दर मोर देयर इज ए ट्रांसफर टू नॉलेज फ्रॉम जनरेशन टू अनदर बाई एजुकेशन। यानी भी कितना हो गया, 3 और इसको 4 कर लेंगे। यानी क्या, इसके अलावा शिक्षा द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान का हस्तांतरण होता रहता है। और यहाँ पे दिया गया है, एजुकेशन हेल्प्स इन द डेवलपमेंट एंड इनोवेशंस ऑफ टेक्नोलॉजी। अब क्या है कि शिक्षा प्रौद्योगिकी के विकास और नवाचार में मदद करती है। जाहिर सी बात है, इसको 4 कर लिए, इसको 5 कर लिए। देखिए 5 सेंटेंस है, 5 सेंटेंस में 3 सेंटेंस आपको जो भी इसमें से आता है आसान लगता है आप उसको लिख सकते हैं, कोई घबराहट नहीं, आराम से लिख सकते हैं। मैं एक तरीका सिखा रहा हूँ और इसको ये इंपॉर्टेंट इस फैक्ट है, अगर ज़रा से इसको फोकस कर लेंगे तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक है। एग्जाम में क्या होते हैं तो लड़ जाते हैं। उसके बाद लास्ट यहाँ देखिए दिए गए हैं, यहाँ पर क्या दिए हैं, कंक्लूजन, इसको बोलते हैं क्या, निष्कर्ष। देखिए लिखे हैं निष्कर्ष यहाँ पे। ठीक है, अब थोड़ा देखते हैं क्या, आइए। कहता है एजुकेशन इज ए रे ऑफ लाइट इन द डार्कनेस। ये हमारा पहला हो गया, एकदम आसान। अब इसका हिंदी क्या है, शिक्षा अंधेरे में रोशनी की किरण है। सही बात है। उसके बाद कहता है क्या है, इट, ये हो गया नंबर 2, इट सर्टेनली इज ए होप फॉर ए गुड लाइफ। यह कहा जाता है कि यह निश्चित रूप से एक अच्छे जीवन की क्या जी, आशा है। भी कहा जाता है यह जीवन की क्या है, एक अच्छे रूप से किरण की आशा होती है। शिक्षा, एजुकेशन इज ए बेसिक राइट ऑफ द एवरी ह्यूमन ऑन दिस प्लेनेट। ये हमारा कौन सा है, ये हमारा आपका 2 हो गया। यहाँ से करेंगे 3, समझेंगे ध्यान से। ग्रह पर प्रत्येक मनुष्य का बुनियादी अधिकार है, यानी कि शिक्षा इस ग्रह पर प्रत्येक मनुष्य का क्या है, बुनियादी अधिकार है। उसके बाद फिर ये हमारा 1 2 3 और इसको 4 करेंगे। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं हम लोग, टू डिनाई दिस राइट इज इविल, यानी नंबर 4, तो यहाँ पर नंबर 5 कर लेंगे। टू डिनाई दिस राइट इज इविल, यानी कहता है इस अधिकार से इनकार करना क्या है, बुराई है, बहुत बुराई है। उसके बाद अनएजुकेटेड यूथ इज द वर्स्ट थिंग्स फॉर द ह्यूमैनिटी, यानी ये आपका हो गया नंबर 6। कहता है कि अशिक्षित युवा मानवता के लिए सबसे बुरी चीज होती है।
और लास्ट लाइन कहता है यहाँ पे है कि नंबर 7, above all the governments of all countries must ensure to spread education। लास्ट में कहता है क्या है कि सबसे बढ़कर सभी देशों की सरकारों को शिक्षा का प्रसार सुनिश्चित करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है इस सब वर्ड्स को अच्छी तरह से समझेंगे, जानेंगे, बहुत ही आसान शब्दों में है। अगर आप इसको लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, आप देखिएगा आप खुद से बहुत तेज बन जाएंगे और बहुत ही आसानी से क्वेश्चन बनना आपका शुरू हो जाएगा। आपको करना है क्या है, बस आपको एक बार लिख लेना है, समझना है और आराम से काम करेंगे। यहाँ देखिए दूसरा नंबर दिए हैं क्या, यहाँ पे हम डिसिप्लिन, इसको बोलते हैं क्या, अनुशासन। अनुशासन, अनुशासन। तो जाहिर सी बात है अनुशासन पर लेखिए तो आपको क्या करना है, आपको मैंने पहले बताया है। ये देखिए पॉइंट लिखे हुए आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर हम उसको लेकर चलेंगे तो बहुत अधिक समय लॉस होगा और बहुत अधिक आपका मतलब ही काम करना बहुत बाकी है। आपको आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और यहाँ देखिए लिखे भी हैं, यहाँ पे आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख सकते हैं। कुछ पॉइंट हम बता देते हैं। फर्स्ट में क्या, ऐसे ऑन डिसिप्लिन, ऐसे लिखना है एग्जामिनेशन में। पहला क्या, इंट्रोडक्शन लिखना है। उसके बाद दूसरा क्या आपको देखिए दिया गया है, इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन, महत्वपूर्ण और इसके मतलब की प्रकार, अनुशासन के प्रकार, अनुशासन का महत्व और क्या जी, प्रकार देखिए लिखे हैं आराम से आपको। उसके बाद तीसरा पॉइंट कहता है क्या है, द नीड फॉर डिसिप्लिन, यानी कहता क्या है कि अनुशासन की आवश्यकता ये कहाँ कहाँ होती है। तो आप देखिए लिखे हुए में, आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इसको नोट करेंगे तो और भी आपके लिए शानदार रहेगा। यहाँ देखिए हिंदी भी लिखे हैं आपको। उसके बाद चौथा है एडवांटेज ऑफ डिसिप्लिन, यानी कहता है क्या है कि अनुशासन के लाभ। तो लाभ देखिए लिखे गए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इसको अच्छी तरह से कॉपी में नोट कर लेते हैं तो आपके लिए शानदार ऐसे लेकर आए हैं और बहुत ही आसानी से आपके बन जाएंगे। उसके बाद चौथा नंबर में है इन कंक्लूजन्स, यानी वी कैन से दैट डिसिप्लिन इज द वन ऑफ द की एलिमेंट्स ऑफ द एनीवन्स लाइफ। अनुशासन जो होता है किसी के जीवन में एक चाबी का महत्व बताता है और बहुत ही क्या जी, महत्वपूर्ण होता है। तो इसको आप लिख लेंगे, मैं आशा करता हूँ कि आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे निष्कर्ष भी है, आप यहाँ देखिए इसका हिंदी भी लिखिएगा ताकि आपको आसानी से आ जाए। उसके बाद देखिए दिया गया क्या, नंबर 3, माई विलेज, मेरा गांव, मेरा गांव। तो जस्ट लाइक एक हम आपको सिखा दिए हैं, बाकी आप अपने से खुद से बना सकते हैं। लिखेंगे इस तरह से, माई विलेज इज फॉलोइंग स्टेजेस, मेरा गांव निम्नलिखित अवस्थाओं में होता है। और यहाँ लिख सकते हैं क्या इस तरह से, ऐसे ऑन माई विलेज, ऐसे ऑन माई विलेज, ये भी आप लिख सकते हो। तो पहला क्या लिखिएगा, इंट्रोडक्शंस, देखिए यहाँ पर लिखे हुए इंट्रोडक्शंस। आपको करना है क्या है, लिखना है इंट्रोडक्शंस, हिंदी भी लिखा गया, दोनों लिखिएगा आप। उसके बाद नंबर 2, द फैक्ट्स अबाउट द विलेज, द फैक्ट्स अबाउट द विलेज, यानी क्या, अराउंड मोर देन 70% ऑफ इंडियंस पॉपुलेशंस रिसाइड्स इन विलेजेस, 70% जो मतलब लोग होते हैं अधिकांश तौर पे गांव में निवास करते हैं। ये आप कर लीजिएगा। देखिए आसान नाम लिखिए, यहाँ लिखे हैं प्लीज रिमेंबर एट होम, घर पर इसको जरूर पढ़ना है। उसके बाद नंबर 3, डिस्क्रिप्शंस ऑफ माई विलेज, यहाँ क्या क्या बातें होती है, इलाके में जगह है, ये सब सर्दी में जगह होती है, गांव की बात हो रही है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ विलेज, इसका मतलब महत्वपूर्ण क्या है, गांव का महत्व क्या है, क्या क्या बातें होती हैं। तो आसानी से आप इसको लिख सकते हैं। देखिए हम सब लिखे हुए हैं। अब आपको क्या करना है कि आपको लिखना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आपको सिखाना क्या है, आप सीखे हुए हो, आप जानते हैं, सब जानते हैं, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कर लेंगे आपको बहुत ही आसान लगेगा। जैसे हम बताए थे 1 2 3 4, आसान से पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। गाँव का महत्व देखिए आप हिंदी दिया है, आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद इन कंक्लूजन, इसको बोलते हैं निष्कर्ष। देखिए दिया गया, वी कैन से दैट विलेजेस आर बैकबोन ऑफ द इकोनॉमिक, यानी कहता है क्या, हम कह सकते हैं कि गांव अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। आल्सो माई विलेज इज ए पार्ट ऑफ ऑल विलेजेस इन इंडिया वेयर पीपुल स्टिल लाइव इन पीस एंड हार्मोनी, यानी क्या, साथ ही हमारा गाँव भारत के उन सभी गाँव का एक हिस्सा है जहाँ लोग अभी भी शांति और सद्भाव से रहते हैं। इसके अलावा Besides, the people of the villages are friendly and lives a happy and prosperous life and compared to the people of the urban area. इसके अलावा गांव के लोग मिलकर रहते हैं,
मिलनसार होते हैं और शहरी क्षेत्रों के लोगों की तुलना में सुखी और समृद्ध जीवन जीते हैं। देखिए कितना आसान आपको। उसके बाद देखिए नंबर दिए हैं नंबर 4, मित्रता। मित्रता, आप जाहिर सी बात ही इसको आराम से लिख सकते हैं। मैन इज ए ग्रेगेरियस एनिमल्स, है ना आपका। ही कैन नॉट लिव विदाउट एलोन, है ना जी, ही कैन नॉट लिव एलोन, है ना। तो ग्रेगेरियस आपका जाहिर सी बात है, ग्रेगेरियस मतलब होता है मनुष्य एक क्या है, मिलनसार प्राणी होता है ना। उसके बाद देखिए लिखा गया सब कुछ बहुत आसान आसान शब्दों में है। आपसे रिक्वेस्ट है आप इन सबको क्या कीजिए तो लिखिए। उसके बाद इंट्रोडक्शंस हो गया, डिस्क्रिप्शंस हो गया, विवरण करेंगे हम लोग। अब उसके बाद आप देखिए यहाँ पे दिया गया क्या, इट इज़ डिफिकल्ट टू गेट ए गुड फ्रेंड। अच्छा मित्र मिलना बड़ी कठिन है, सही बात है। शब्द हवा की तरह आसान होते हैं। वर्ड्स आर इजी लाइक द वाइंड। फेथफुल फ्रेंड्स आर हार्ड टू फाइंड। शब्द हवा की तरह आसान होते हैं, वफादार ढूंढना बड़ा ही क्या जी मुश्किल होता है। तो ये आप लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आप क्या है, गुड क्वालिटीज़ के बारे में आपके सामने है कि उसके में क्या क्या गुण होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है आप इसको लिख सकते हैं। कंक्लूजन, सिंपल सी बात है, बस हो गया काम आपका। अब यहाँ देखिए नंबर दिए हैं नंबर 5, हेल्थ इज वेल्थ, यानी क्या, स्वास्थ्य ही धन है। स्वास्थ्य ही क्या है चैंपियन, धन है। तो जाहिर सी बात है आप इसको आराम से एग्जामिनेशन हॉल पर लिख दीजिएगा। एग्जामिनेशन हॉल में कंफर्म आपके लिए बहुत ही आसान है। आप देखिए ना, बहुत ही आपको आसान लगेगा। स्वास्थ्य ही धन है, निम्नलिखित चरण आपके दिए गए हैं, आराम से इसको बना सकते हैं। आप इसको लिखिए, स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको लिखेंगे, चाहे जैसा भी हो आप लिखेंगे तब आपको बहुत ही आसान लगेगा। उसके बाद नीड फॉर हेल्दी स्टेट। नीड फॉर हेल्दी स्टेट, स्वस्थ अस्वस्थता की आवश्यकता किस तरह से होती है, ठीक है ना। यहाँ देखिए दिया गया है ओलंपिक। अनहेल्दी मैन इज लाइक कैंडबर, यानी क्या कहता है, अस्वस्थ मनुष्य 100 के समान है। सही बात है भाई, 100 के समान होता है। उसके बाद है नॉन विटालिटी एट्रैक्ट्स डिजीज, अजीविता बीमारियों को आकर्षित करती है। ये आपकी सही बात है। हिंदी जरूर लिखिएगा ताकि आपको आसान लगे। उसके बाद कंक्लूजन, निष्कर्ष। निष्कर्ष देखिए आराम से हो गया आपका। यहाँ देखिए निष्कर्ष लिखे गए हैं आराम से। ये क्वेश्चंस एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस, पर्यावरण प्रदूषण जो है एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस। जाहिर सी बात है नंबर 6 हमने बस 7-8 गेसेस किए हैं। अगर आप उसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। चलिए देखिए पहला दिया गया क्या, इंट्रोडक्शंस, परिचय। पर्यावरण प्रदूषण निम्नलिखित चरणों में होता है। आपको याद करने तरीका मैं बताया हूँ। इसको पहले 1 कर लेंगे, जहाँ से आपका सेंटेंस खत्म होता है फुल स्टॉप, यहाँ 2 कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कर लेंगे 3, एकदम याद करने का तरीका है। यहाँ पर कर लेंगे 4 और बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएंगे। चलिए उसके बाद देखते हैं क्या है, डिफरेंट टाइप पॉल्यूशंस। बहुत अलग अलग प्रकार के पॉल्यूशंस होते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है चैंपियन। आप इसका हिंदी खुद बना के लिख सकते हैं, आसान आपके हैं। उसके बाद देखिए दिया गया कॉजेज ऑफ पॉल्यूशंस नंबर 3, सेम टू सेम इसको लिखना है और लिखने के बाद इसका हिंदी लिखेंगे। इसको हम सिखाए हैं शुरू में कैसे पढ़ना होता है। उसके बाद देखिए दिया गया क्या, फ्रेगमेंटेशंस ऑफ लैंड, यानी क्या, भूमि का विखंडन। फ्रेगमेंटेशंस ऑफ लैंड, भूमि का विखंडन, ये भी आपका है। और 5वां दिया है कंक्लूजन, जाहिर सी बात है कंक्लूजन। और यहाँ देखिए दिया है माई एम्बिशन, मेरे जीवन में लक्ष्य या जीवन का लक्ष्य। इंट्रोडक्शंस, जाहिर सी बात है इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं आप यहाँ पे। एवरीबडी हैज़ एन एम इन लाइफ, सही बात है, प्रत्येक के जीवन में एक मतलब लक्ष्य होता है। और आप जाहिर सी बात है इसको अच्छे से बना कर लिखना आप सबको है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हिंदी भी दी है चैंपियन। एकदम आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करेंगे आपको एकदम आ जाएगा, नहीं आता है एकदम आ जाएगा। उसके बाद चॉइस ऑफ प्रोफेशंस, क्या चूज करेंगे, देखिए पेशे का चुनाव लिख सकते हैं। माई चॉइस डॉक्टर, डॉक्टर बनने की चॉइस आपके सामने यहाँ पर है। उसके बाद ए नोबल प्रोफेशंस, एक महान पेशा, डॉक्टर, एक डॉक्टर का एक महान जीवन जीता है, एक डॉक्टर एक महान जीवन जीता है, सही बात है। वह सदैव पीड़ित लोगों की सेवा में रहते हैं, ये बहुत आसान है आपका। 5वां आपको दिया गया है प्लान्स, क्या क्या प्लान से योजनाएं हैं, कैसे कैसे गांव में आपका खोजेंगे, क्या करेंगे, आपका प्लान्स दिया गया है, जाहिर सी बात आप इसको लिख सकते हैं। और नंबर 8 इंटरनेट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन
शॉपिंग। जाहिर सी बात है ऑनलाइन शॉपिंग भी एग्जाम में आता है, तो इंट्रोडक्शंस पहले परिचय देखते हैं, परिचय में क्या क्या वर्ड्स दिए गए हैं, आप लिख सकते हैं बना के इसको चैंपियन। उसके बाद रीच ऑफ इंटरनेट लिख सकते हैं, इंटरनेट की पहुंच कहाँ कहाँ तक होती है। उसके बाद देखिए दिया गया है क्या, यूजेज ऑफ इंटरनेट। अच्छा इसको थोड़ा सा जल्दी करिए, इसको थोड़ा लिख लीजिए आप लोग आराम से, हिंदी लिखना है आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद यूजेज ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का प्रयोग कैसे कैसे करना है, यहाँ पे देखिए सब कुछ दिया गया है। कंक्लूजन, चलिए आपको समय दे डिस्कस कर लीजिए, आराम से हो गया। अब हम बात करते हैं नंबर 2, प्रोज सेक्शन एक्सप्लेनेशंस। यानी पहले हमने अच्छी तरह से एसी के बारे में बात कर लिया, लेख के बारे में हमने आपसे बात कर लिया। आप सबसे रिक्वेस्ट है, जाहिर सी बात है, अगर जरा से इसको देखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। यहाँ देखिए दिया है क्या, प्रोज सेक्शंस एक्सप्लेनेशंस कितना देता है, तो 4 मार्क्स का। लेसन से पूछता है कैसे लिखना है एग्जामिनेशंस में, ये आपका दिया गया, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एनर्जी हिल एंड एनर्जी मोल हिल ऑफ मिसिसिपी। कहता है कि इसका व्याख्या कीजिए, इसका व्याख्या कीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको दिया हूं पूरा पाठ का प्रोज एक्सप्लेनेशन, प्रोज एक्सप्लेनेशन, यानी उसमें क्वेश्चन है 1 to 35, उसको पढ़ना न भूलेंगे। ये आपको हम बता रहे हैं कि एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चंस आते हैं। यानी क्या, हाँ इसका है, इसका हिंदी क्या है, मिसिसिपी की एनर्जी हिल और एनर्जी मोल हिल से आज़ादी घंटी बजने दो। इसका व्याख्या करना है, कैसे लिखना है इसको, एग्जामिनेशन हॉल में है। तो आंसर लिखेंगे एक्सप्लेनेशंस। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम माय बुक रेनबो पार्ट 2। ठीक है, दिस इज ए प्रोज सेक्शन एंड दिस प्रोज सेक्शन नेम इज आई हैव ए ड्रीम। इट इज कंपोज्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। यानी क्या समझेंगे यहाँ पे, स्पष्टीकरण देखिए दिया गया, स्पष्टीकरण क्या है भाई, स्पष्ट करना है। यह पंक्ति मेरी पुस्तक रेनबो पार्ट 2 से ली गई है। यह एक गद्य खंड का है और इस गद्य खंड अनुभाग का नाम है आई हैव ए ड्रीम। इसकी रचना कौन लिखा है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने किया है। अब उसके बाद इन द प्रेजेंट लेसन्स मार्टिन लूथर किंग सेज दैट फ्रीडम इज वेरी नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ अस। कहते हैं प्रस्तुत पाठ में मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि स्वतंत्रता हम सभी के लिए बहुत ही क्या है, आवश्यक है। अब ही होप्स दैट मेनी फ्रीडम स्प्रेड टू ऑल द एरियाज ऑफ हिज कंट्री, यानी आशा है कि स्वतंत्रता अनेक देशों के सभी क्षेत्रों में फैल जाएगी। तो यहाँ पे MANY करेंगे, है ना, क्या जी, सब में फैल जाएगी। उसके बाद हेंस लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एनर्जी हिल एनर्जी मोल हिल ऑफ मिसिसिपी। इसलिए मिसिसिपी की एनर्जी हिल और एनर्जी मोल हिल से आज़ादी घंटी क्या जी, बजने दीजिए। तो बहुत ही आसान है, एग्जाम में पूछता है 4 नंबर का, आपको एग्जाम में आएगा 4 क्वेश्चंस, लिखना केवल एक ठो, लेकिन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। उसके बाद नंबर 2 कहता है माई लाइफ हैज़ बीन टू क्राउडेड विद द ट्रेवल्स एंड द मेनी पीपुल फॉर मी टू पुट इट ऑल विद इन द कवर्स ऑफ द वन बुक। ठीक है ना, आइए देखते हैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं। मेरा जीवन यात्राओं और बहुत से लोगों से इतना भरा हुआ है कि मैं यहाँ सब एक किताब में कवर नहीं कर सकता हूँ, चाहे मैं कर सकती हूँ। ये एक लेडीज है, एक महिला है, ठीक है ना, और इस पाठ का नाम क्या है, कैसे पढ़ना है, ट्रिक आपको सिखा देंगे, बता देंगे, ताकि आप क्वेश्चंस को आसानी से पढ़ लेंगे। आपको देखिए क्या लिखा है, एक्सप्लेनेशंस। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन्स इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर आइज रिटन बाय पर्ल एशबर्ग। इसका हिंदी क्या होता है, आंखों देखी, आंखों देखी भारत की यात्रा, आंखों देखी भारत की यात्रा। उसके बाद अब इसका हिंदी क्या, देखिए, यह पंक्ति पर्ल एशबर्ग द्वारा लिखित पाठ इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर आई से ली गई है। अब यहाँ ली गई है। अब उसके बाद देखिए, इट इज अबाउट हर विजिट टू इंडिया ए ट्रेवलर्स एंड द इम्प्रेशंस ही सी गेदर्ड अबाउट इट। यह एक यात्री के रूप में उनकी भारत यात्रा और इसके बारे में उनके द्वारा एकत्रित किए गए प्रभाव के बारे में है। यानी पर्ल एशबर्ग घूमती हैं और अपने बारे में विचार करती हैं। अकॉर्डिंग टू पर्ल एशबर्ग के अनुसार, सब लिखे हैं आसान आसान, ताकि आप उसको पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको याद हो जाएगा। हर लाइफ इज फुल ऑफ ट्रेवल्स,
उनका जीवन यात्राओं से भरा है। When she visited to India, she met several kinds of people. यानी कहते हैं जब वो भारत आई तो उनकी मुलाकात कई तरह के लोगों से हुई थी। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है, हर लाइफ इज फुल ऑफ मेनी पीपुल दैट इज नॉट पॉसिबल टू पुट देम विद इन द कवर्स ऑफ वन बुक। यानी वह भारत के अधिकांश लोगों से मिली, लेकिन एक कॉपी में, एक बुक में ये सब लिखना संभव नहीं था। It means she met a large number of people in India and listens to them. She knew their future plans. इसलिए वो क्या करती हैं, इसका मतलब है कि वो भारत में अधिकांश लोगों से मिली एंड लिसन्स टू देम, और उनकी बातों को सुनी। सी न्यू देयर फ्यूचर प्लान्स, वो उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में जानी। कौन? पर्ल एस बक। यहाँ देखिए लिखे हुए आपको हैं, उनका जीवन इतने सारे लोगों से भरा है कि उन्हें एक किताब लिखना संभव नहीं है। इसका मतलब यह है कि वह भारत में बड़ी संख्या में लोगों से मिली और उनकी बातें सुनी, उनकी भविष्य की योजना जानती थी। अब All their lives his father and mother had slept in front of bed, now vacated it and moved into bed. एग्जाम में क्वेश्चंस आता है बहुत सारा। उसके पिता और माँ पूरे जीवन में सामने वाले बिस्तर पर सोते रहे, अब उसे खाली कर पीछे की ओर चले गए। जैसे इसका हिंदी आपको आएगा तो आपको जाहिर सी बातें समझ में आ जाएगा, और इसको शानदार तरीके से आप इसको लिखिएगा ताकि आपको आसानी से क्वेश्चंस बन जाए। न लड़े, कुछ भी ना हो, फिर भी इसका एक तरीका होना चाहिए लिखने का, और आसानी से लिख सकते हैं। ये आपके एग्जाम में कितना पूछते हैं? तो 4 मार्क्स का, 4 नंबर का। यानी क्या लिखेंगे? एक्सप्लेनेशंस। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द मोस्ट रीडिंग प्रोज द अर्थ विच हैज बीन ब्यूटिफुली कंपोज्ड बाय कंप्लीट एंड द एच.जी. बेट्स। या ऐसे लिख सकते हो, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम माई बुक रेनबो पार्ट 2. This is a prose section. This prose section name is the Earth and it is composed by H.G. Bates. ठीक है, आसान है आपका। अब यहाँ देखिए, देखिए यहाँ पे स्पष्टीकरण, यह पंक्ति सर्वाधिक पढ़े जाने वाली गद्य दी अर्थ से ली गई है, जिसकी H.G. Bates ने बहुत सुंदर ढंग से लिखा है और संकलित किया है। अब यहाँ देखिए, दिस लाइन डील्स विद द पिटिएबल कंडीशन ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द बेंजीन। यानी क्या? यह पंक्ति बेंजीन के माता पिता की दयनीय स्थिति से क्या है? संबंधित है। When Benjamin grew young, he began to keep more and more hens of all breeds, and thus many continuously went in his passbook. अब क्या? सुने ध्यान से। जब बेंजीन जवान हुआ तो उसने सभी नस्लों की अधिक से अधिक मुर्गियां रखना शुरू कर दिया, और इस तरह उसकी पासबुक में लगातार पैसे आते रहे। उसके बाद फिर क्या? देखिए, When Benjamin married with Florence, named lady, against the wishes of his parents. एक औरत थी, जब बेंजीन ने क्या किया? फ्लोरेंस से क्या किया? शादी कर लिया। जब शादी कर लिया तो अब वो जो औरत थी उसके माता पिता के खिलाफ हो गई। ठीक है ना? अब देखो फिर क्या हुआ। Thus conditions changed into and became pitiable for his parents, and they had to leave the room in which they had spent all their lives together by the force of Benjamin. यानी कहता है कि अब यहाँ पे है, इस प्रकार परिस्थितियाँ बदल गई और उसके माता पिता के लिए दयनीय स्थिति हो गई। बेंजीन के बल पर उन्हें वह कमरा छोड़ना पड़ा जिसमें उन्होंने अपना सारा जीवन एक साथ बिताया था। तो जाहिर सी बात है चैंपियन, अगर आप इसको अच्छी तरह से लिख लेंगे तो 4 नंबर कंफर्म मिलेगा। कोई नहीं हार्ड है, जरा सा ध्यान देना है, एकदम आपको बन जाएगा। उसके बाद नंबर 4, that without a free press there can be no free people is a things that all people take for granted. स्वतंत्र प्रेस के बिना कोई भी स्वतंत्र व्यक्ति नहीं हो सकता। यह एक ऐसी बात है जिसे सभी स्वतंत्र लोग मान लेते हैं। इसको व्याख्या करना है। देखिए सब कुछ लिखे गए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है इसको आप अगर लिखिएगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा। सामने लिखा गया है, आप इसको खुद से बनाकर लिख सकते हैं या देख सकते हैं। चलिए देखिए सब लिखे हैं, इसका हिंदी लिखना चाहते लिख सकते हैं आप। चलिए, प्रोज एक्सप्लेनेशंस लाइंस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 100% आपके एग्जामिनेशन में लड़ेंगे, कंफर्म बता रहा हूँ। 100% साइंस का हो, आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, कंफर्म है 100% इस पंक्ति से लाइन आएगा। क्या है? पहला पाठ का देखते हैं क्या है, आइए। The common people lived there independently and followed their agricultural occupations. इसका मतलब क्या?
कि सामान्य लोग जो अपना जीवन मतलब स्वतंत्रता के साथ जीते हैं एंड फॉलो देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशंस, और फिर क्या अपने कृषि में लगे रहते हैं। तो ये किस पार्ट का है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। उसके बाद ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर्स डिसाइडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर, यानी ये सब देखते हुए हमारे पूर्वज ने हमें ऐशो आराम की दुनिया से दूर रखा है। किस पार्ट का है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। कौन लिखा है? महात्मा गांधी। उसके बाद सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी कहता क्या है? सभ्यता का मतलब अर्थ होता है एक अच्छा संपर्क जो एक अपने अलग ही मार्ग पर अपने पथ पर आगे बढ़ता है। और चौथा, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशंस इन इंडिया हैज इन्वॉल्व्ड इज नॉट टू बी बिटन इन द वर्ल्ड। कौन कहता है? महात्मा गांधी। मुझे विश्वास है कि भारत की सभ्यता कोई हरा नहीं सकता इस दुनिया में, इस सब में आपका शामिल होता है। जाहिर सी बात है, ये हमारा किस पार्ट का है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अब देखिए, भारत इज माई होम, भारत मेरा क्या है? घर है। आइए देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक एंड इज इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी। कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, पास्ट अभी मरा नहीं है, अभी स्थिर है, अभी नौजवान है, और सब में शामिल है एक निश्चित उपकरण में। क्या है? शामिल सब में है। उसके बाद 6 का है द सिचुएशंस डिमांड्स ऑफ वर्क एंड मोर वर्क, यानी कार्य जो होता है केवल डिमांड्स, स्थिति जो होती है वो काम मांगता है, और काम और केवल ही काम। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक्स, पास्ट अभी मरा नहीं है, अभी भी क्या है? स्थिर है। जाहिर से बात ही आप लिख सकते हैं। नंबर 3 बात करते हैं अ पिंच ऑफ सनफ। मैं जो बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है अगर जरा से इसको आप फोकस कर देते हैं तो आपके एग्जामिनेशन से बहुत ही आसान तरीके से क्या हो जाएंगे? ये तो बन जाएंगे। आइए देखते हैं क्या है। आई कॉल द धोबी एंड अंकल गेव हिम द कोट एंड टुक हिम आउटसाइड एंड हैड ए टॉक विथ हिम। मैंने धोबी को बुलाया और धोबी बुलाने के बाद मैंने क्या किया? उसे कोट दिया एंड टुक हिम आउटसाइड द हैड ए टॉक विथ हिम, और मुझे बाहर बुलाकर बात किया। तो जाहिर सी बात है किस पार्ट का है? तो अ पिंच ऑफ सनफ, मनोहर मालवणकर। इसमें चालाक कौन है? तो नानू काका। ठीक है। उसके बाद व्हाट दैट मीन्स शी विल बी हियर फॉर वीक्स, मिनिस्टर डोंट सी पीपुल फॉर वीक्स। इसका मतलब ये है कि जो नानू काका हैं वो मंत्री से मिलने आए, मंत्री तो लोगों से कई महीनों तक मिलते उलते नहीं है। उसके बाद ये मदर्स अनाउंसमेंट सुक मी, माँ ने जब घोषणा की तो मैं हिल गया। लेखक कहते हैं नानू काका इज कमिंग, सी सैड, उसने बोला कि नानू काका आ रहे हैं। मदर वाज वेटिंग ए डोर स्टॉप, यानी डोर स्टॉप पूछता है ऑन डोर स्टेप, यानी माँ जो है दरवाजे पर उनका प्रतीक्षा कर रही है। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको थोड़ा सा देख लेंगे, आप बनाकर खुद लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे तो आपको मालूम है। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम माई बुक रेनबो पार्ट 2। दिस इज ए प्रोज सेक्शन, दिस प्रोज सेक्शन नेम इज, क्या नाम है इसका? अ पिंच ऑफ सनफ। इट इज कंपोज्ड बाय मनोहर मालवणकर। चलिए, आई हैव ए ड्रीम, मेरे पास एक क्या है? स्वप्न है। आइए देखते हैं क्या है। एंड एज वी वॉक वी मेक ए प्लेस दैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड, वी कैन नॉट टर्न बैक। एंड एज वी वॉक, जैसे कि हम लोग चलते हैं, टहलते हैं, वी मेक प्लेस, खुद से कसम खाते हैं कि हम लोग हमेशा आगे बढ़ेंगे, जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं हुई तब तक हम लोग पीछे वापस नहीं आ सकते। कौन कहता है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इट वुड बी फाटल फॉर नेशंस टू ओवरलुक द अर्जेंसी ऑफ द मोमेंट, यानी देखने में तो सब कुछ आसान लगता है लेकिन हमारे नगरों के लिए बहुत ही घातक होता है। नंबर 12, फ्री एट लास्ट, थैंक गॉड ऑलमाइटी वी आर फ्री एट लास्ट, यानी कहने मतलब क्या है? हम लोग आज़ाद हो गए, हे भगवान आपको धन्यवाद, हम लोग क्या हो गए? अंत में आज़ाद हो गए। उसके बाद नंबर 5, इट इज़ ओबियस दैट वी नो मोर देन एनिमल्स डू, इट इज़ कॉमन टू कंसिडर दिस इज़ वन ऑफ आवर एडवांटेज। तो ये सभी जितना भी लिख रहे हैं आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इसको नोट करेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा, ज़बरदस्त होगा। यानी क्या? आइए देखते हैं थोड़ा सा हम लोग। यह स्पष्ट है कि हम जानते हैं मोर देन एनिमल्स डू, जानवरों से ज़्यादा जानते हैं। इट इज़ कॉमन टू कंसिडर, हमारे लिए एक अच्छी बात यह है कि हम क्या करते हैं, हमारे लिए एक लाभ ये होता है कि हम सोचना भी शुरू करते हैं।
Even more important than the domestication of animals was the invention of agriculture. यहाँ तक कि हम लोग जो हैं कृषि का जो खोज किए थे वो जानवरों से ज़्यादा बेहतर था। उसके बाद नंबर 15, हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवार्ड्स वन अनदर, द आंसर इज ईजी। ठीक है ना आपका। तो जाहिर सी बात देखिए सिविलाइजेशन दिया तो ये मत समझिएगा कि आपको मतलब इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर मार देंगे, नहीं, यहाँ देखना है मोर फ्रेंडली, है ना आपका। जाहिर सी बात है क्या मारेंगे, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, कौन लिखा है, बर्ट्रैंड रसल। चलिए नंबर 6 कहते हैं, एकदम आसान है, बढ़िया से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, आपको याद हो जाएगा। जाहिर सी बात है अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, एकदम जुबान पे आपके छप जाएंगे। कुछ भी नहीं पढ़े हैं ये पढ़ लीजिए, लीजिए गारंटी कन्फर्म आपके सब्जेक्टिव 50 नंबर में कन्फर्म है, 35 प्लस 40 प्लस कन्फर्म आ जाएंगे। यू आर एन इडियट, ही सॉर्टेड, देयर इज एब्सोल्युटली सो फ्यूचर फॉर ए लाइक लाइक यू। उन्होंने चिल्ला के बोला कि तुम इडियट हो, तुम्हारा कोई भविष्य नहीं रहता और बच्चों के जैसा। कौन है, तो द आर्टिस्ट। CBI is now engrossed in his pictures. He no longer feels any bitterness towards the teacher. CBI जो था वो अपने अब काम किसमें, पिक्चर्स में लग गया बनाने में। He no longer feels, वो लंबे समय तक महसूस किया any bitterness towards the teachers, कोई अब कड़ा शब्द उसके बारे में नहीं बोला। CBI अपना काम छोड़ दिया। This sort of thing is the responsibility of the family, he said in a stern voice. It is ड्यूटी, योर ड्यूटी। यह छोटी छोटी बातें जो होती है परिवार की जिम्मेवारी होती है। हिस्से उसने कहा इन स्टर्न व तीखी आवाज में कहा, इट इज योर ड्यूटी, यह आपका कर्तव्य बनता है। ठीक है ना, इट इज योर ड्यूटी। ये किसने बोला था, टीचर ने बोला था। किस पार्ट में है, द आर्टिस्ट। यू कैन साउट योर लंग्स स्ट्रेस बट आई मस्ट आस्क यू टू कंट्रोल योर सेल्फ हियर। मैं कहता हूँ कि तुम चुपचाप हो जाओ, मैं खुद पे तो कंट्रोल करो। उसके डैडी ने ये बात किसको बोला, तो CBI को बोला। अब उसके बाद आते हैं नंबर 7, अ चाइल्ड इज बर्न। ये हम जो बात कर रहे हैं 4 नंबर का है, आसान है, बस एक बार पढ़ लेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, बहुत ही आसान। आइए, द वे ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटी आर मेनी एंड वेरिड। यानी बच्चों का जन्म पारंपरिक समाज में विविध और अनेक प्रकार से होती है। आप नंबर 90 कर लेंगे। 20, even through the potential catastrophe are alive in the memory of her community and index। एक समुदाय में जब बच्चे का जन्म होता है तो बहुत ही घातक अवस्था में होता है, यानी बहुत ही उनको पीड़ा के सामना महिलाओं को करना पड़ता है। 21, in many traditional society the relation between mother and child is more important than husband and wife। एक पारंपरिक समाज में जो संबंध होता है माता और बच्चे का, है ना, तो वाइफ और हस्बैंड से ज़्यादा किसका संबंध होता है, माँ और एक बच्चे का। आइए देखते हैं नंबर 8, हाउ फ्री इज द प्रेस। प्रेस कितना आज़ाद है, कौन लिखा है, डोरोथी एल सेयर्स। चलिए, दिस मीन्स दैट द चीप डेली पेपर विच गोज एवरीवेयर एंड हैज़ मोस्ट इन्फ्लुएंसेस इज फार लेस फ्री। इसका मतलब ये है कि जब डेली अखबार आता है तो सस्ता होता है और सभी जगह फैलता है। ठीक है ना। उसके बाद नंबर 23, व्हेन वी स्पीक फ्रीडम ऑफ प्रेस वी यूजुअली मीन फ्रीडम इज ए वेरी टेक्निकल एंड रेस्ट्रिक्टेड सेंस। जब हम लोग बात करते हैं कि प्रेस आज़ाद हो गया है, वी यूजुअली मीन फ्रीडम इज वेरी टेक्निकल एंड रेस्ट्रिक्टेड सेंस, तो अखबार क्या करता है, हम लोग को एक जगह रोक देता है कि आप इसके बाहर नहीं जा पाते हैं। एनी पब्लिक पर्सन्स, राइटर, स्पीकर्स, एक्टर, पॉलिटिशियंस is subtly made to feel that if he offend। सब लोग जानता है कि प्रेस के लिए सभी जगह आज़ाद है, राइटर है, स्पीकर है, सब लोग बोलने के लिए स्वतंत्र है और सब ये काम कर सकता है। उसके बाद बात करते हैं द अर्थ। द अर्थ इम्पोर्टेंट है। द अर्थ लेसन नंबर 9, ही न्यू नथिंग अबाउट स्टॉक मार्केट बट ही न्यू एवरीथिंग अबाउट है। वह स्टॉक के बारे में कुछ नहीं जानता था, मार्केट आपका था, स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन ही न्यू एवरीथिंग अबाउट है, लेकिन आपको मुर्गियों के बारे में वो सब कुछ जानता था। कौन, बेंजामिन। किस पार्ट का है, द अर्थ H.G. Wells। When the van had gone, they stood alone on the pavement looking at the ground। यानी क्या, when the van had gone, जब गाड़ी चली गई,
दे स्टूड अलोन, वे लोग एक जगह खड़े हो गए, ऑन द पेवमेंट, पगडंडी पर, लुकिंग एट द ग्राउंड, और जमीन को देखना शुरू कर दिए। किस पार्ट का है? दी अर्थ। उसके बाद बेंजिन्स मदर एंड फादर डिड नॉट स्पीक, ए स्ट्रेंज ऑफ द पिकुलियर इमोशंस वेंट थ्रू देम बोथ। बेंजिन के माता पिता कुछ बोले नहीं, उनको एक अजनबी जगह पर अजीब तरह से लग रहा था, वेंट थ्रू देम बोथ, जब ये लोग अपने घर से बाहर चले गए थे। यू आर पीपुल ऑफ द लैंड, द डॉक्टर सेड, लेट हिम कीप हेन्स। तुम इस धरती का प्राणी हो, डॉक्टर ने कहा, और तुम क्या पालो? मुर्गी पालना शुरू कर दो। तो 1 से लेकर 27 तक क्वेश्चन बता दिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको एक बार देख लेंगे, इसी में से क्वेश्चंस कंफर्म आपके एग्जाम में लड़ेंगे। चलिए, इंडिया थ्रू ए ट्रेवल आइज, परलेसबर्ग, यानी क्या? इंडिया थ्रू ए ट्रेवल आइज, आंखों देखी भारत की यात्रा कौन लिखा है? तो परलेसबर्ग। आइए 28, इन कश्मीर वेयर द वाइल्ड अरबियंस इन्वेडर्स फ्रॉम यूरोप लॉन्ग एगो पेंटेटेड इंडिया, यानी कहता है काश्मीर में जहां बहुत पहले से अरबियन जो थे वो चढ़ाई किए थे, और यहाँ के लोग यूरोप से बहुत ही क्या थे? परेशान थे। उसके बाद 29, माई लाइफ हैज़ बीन टू क्राउडेड विथ ट्रेवल्स एंड मेनी पीपुल्स फॉर मी पुट इट ऑल विद इन द कवर्स, यानी मेरा जीवन जो है यात्राओं से भरा हुआ है, और मैं एक बुक में इन सबको नहीं रख सकती हूँ। तो जाहिर सी बात है किस पार्ट का है? तो इंडिया थ्रू ए ट्रेवल आइज। उसके बाद द डेजर्ट ड्राई कंट्री, फॉर एग्जाम्पल द फ्रूटलेस लैंड बिटवीन बम्बे एंड मद्रास। बम्बे एंड मद्रास में जो बातें होती हैं वो एक डेजर्ट होती है, एक रेगिस्तानी भरा बातें होती है। अनदर क्लीननेस वाज आवर फूड एंड सर्व ऑन द फ्रेश ग्रीन बनाना लिव्स इन स्टीड ऑफ प्लेट्स, कहती हैं प्लेट के बदले हम इंडिया देश में लोग केला के पत्ते पर खाना क्या जी? सर्व करते थे। ये भी इंपॉर्टेंट है। नंबर 22, आई वेंट टू इंडिया टू सी एंड लिसन टू 2 ग्रुप्स पीपुल, द यंग इंटेलेक्चुअल्स इन द सिटीज। मैं भारत गई, लोगों से मिली, 2 ग्रुप में बटा हुआ था, द यंग इंटेलेक्चुअल्स इन द ग्रुप, यानी एक नौजवान था और दूसरा क्या था? पीजेंट और किसान था। किस पार्ट का है? इंडिया थ्रू ए ट्रेवल आइज। अ मैरिज प्रपोजल, शादी का प्रस्ताव, ये भी देखिए 3 ठो आपका है। यू टू हैड बेटर हरी अप एंड गेट मैरिड, जस्ट डू मी ए फेवर एंड लीव मी इन पीस। अच्छा होगा कि तुम जल्दी बात करो, शादी जल्दी कर लो, और जस्ट डू मी ए फेवर एंड लीव मी इन पीस, और मुझे शांति से रहने दो। यू कैन लुक एट द डॉक्यूमेंट्स डियर नलिया स्टेपनोवा, एट वंस टाइम देयर वेयर सम क्वेरल्स। तुम हमको डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हो नटलिया, और एट वंस टाइम देयर वर सम क्वेरल्स, और कुछ समय लोग झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। द ओनरशिप ऑफ ऑक्समीडो इज डिस्प्यूटेड, झगड़ा किसके लिए हो रहा था? तो ऑक्समीडो के लिए हो रहा था, ऑक्समीडो के लिए, यानी एक जमीन था जो मतलब अधिकांश तौर पे ऑक्समीडो का था। तो ये जाहिर सी बात है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा बात करते हैं क्या? पोएट्री एक्सप्लेनेशंस 4 मार्क्स का है। इसको आप देखिए, आसानी से क्वेश्चन बनाइए, आसानी से क्वेश्चन बनेगा, एकदम आसान है, हार्ड है नहीं, बहुत ही आसान टॉपिक चैंपियन है। इसको बस एक बार देखना है, समझ में कंफर्म आएगा 100%। आइए देखते हैं। हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्टेंस, यानी क्या सफेद झरना किसको आशीर्वाद दे सकता है यात्री अपने अंतिम संकट में। तो कैसे लिखेंगे हम लोग? एक्सप्लेनेशंस। दिस प्रेजेंट लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम माय बुक रेनबो पार्ट 2। This is poetry section and this poetry section name is Now the Leaves Are Falling Fast. It is written by W.H. Auden. यानी कहता है स्पष्टीकरण ग्रुप में क्या है? प्रस्तुत पंक्तियां मेरी पुस्तक इंद्रधनुष भाग 2 से ली गई है। यह एक कविता अनुभाग है और इस कविता अनुभाग का नाम है Now the Leaves Are Falling Fast. अब तेजी से पेड़ से पत्ते गिरते हैं। इसे W.H. Auden ने लिखा है, बहुत आसान। उसके बाद अकॉर्डिंग टू पोएट, कहता है कवि के अनुसार, इन दिस लाइन द पोएट सेज दैट द डेप्थ प्रोवाइड साइलेंस, यानी क्या? इस पंक्ति में कवि कहता है कि मृत्यु श्वेत झरनों की तरह मौन और शांति प्रदान करता है। एंड पीस लाइक वाइट वाटरफॉल्स हु प्रोड्यूस इनर प्लीजेंट एंड द पीच सो गेट्स द ट्रेवल्स ऑफ डेथ, यानी क्या? जो आंतरिक सुखदाता और आड़ू का उत्पादन करती है, इस प्रकार मृत्यु यात्रियों को क्या जी? यात्रियों को भी मिलती है।
इसको आप लिख सकते हो, आसान क्वेश्चन से, पोइट्री का है। एस्टेडी दे लाडेन हेड अक्रॉस ए ब्रुक ऑन बाई साइडर प्रेस विथ पेशेंस लुक। तो जाहिर सी बात है आप इसको बना के लिख सकते हैं किस पार्ट का है, तो आप लिख सकते हैं और टुअटमन पार्ट का है, और आप इसको बना के लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अगर प्रॉब्लम होती है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस line has been taken from my book Rainbow Part 2. This is a poetry section. This poetry section name is or Tuatman and it is composed by John Keats. आराम से बना सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जो उसके अर्थ होते हैं वो कैसे आते हैं, आराम से सेंटेंस 2 या 3 सेंटेंस बनाकर पहले हिंदी में लिखिएगा, उसके बाद कन्वर्ट कर लीजिएगा अपने दिमाग से और उसको लिख दीजिएगा तो आपका नंबर आ जाएगा। उसके बाद I harbor for good or bad, I permit to speak and every hazard, natures विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। यानी कहता क्या है, मैं अच्छा या बुरे के लिए हामी भरता हूँ, मैं हर खतरे में बोलने की अनुमति देता हूँ, मूल ऊर्जा के साथ, बिना जांच की प्रकृति के साथ। ये भी आप बनाकर लिख सकते हैं, क्या है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। देखिए यहाँ पर लिखे गए, आप इसको लिख सकते हैं तो आसान आपको लगेगा। उसके बाद Now the leaves are falling fast, nurse's flower will not last, nurses to the grapes are gone and the prams go rolling on। जाहिर से बात है चैंपियन, अगर आप इसको बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा किस पार्ट का है। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से लिख सकते हैं इसको। ये एग्जामिनेशन में बहुत आता है, इसको भी वीआई कर लेंगे तो आपके लिए एक बेटर रहेगा। उसके बाद देखिए आप हिंदी भी है, आप हिंदी भी लिख सकते हो। Where are the song of spring? Hey, where are they? Think not of them. Thou hast they music too. ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लिख सकते हैं। ये क्या मारेंगे, और टुअटमन बाय कौन लिखा है, जॉन कीट्स, देखिए सामने दिया गया यहाँ पे। उसके बाद मिसलेनियस स्टेंजा, इससे तो कन्फर्म है 100% VVI कन्फर्म है, इससे एकदम लड़ेंगे आपके एग्जामिनेशन में। जैसे हमने बताया है एग्जाम में कन्फर्म लड़ेंगे, इसको एक बार देखिए, समझिए और इसको आप क्या कीजिए तो बनाइए, बहुत ही शानदार तरीके से आपके बनेंगे। यानी क्या है, आइए देखते हैं। माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फ्रॉम दिस ऑल दिस एयर व्हाट विट मैन। इस पार्ट का नाम है क्या, तो लिख लेंगे इस पार्ट का नाम क्या है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। उसके बाद है वेन दाउ साइड्स द शॉर्ट्स नॉट वाइंड अवे जॉन डॉन। यानी क्या, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट नो, बट ब्यूटी वेनिसेस ब्यूटी पासेस हाउ एयर एयर इट विल बी क्रम्बल। किस पार्ट का, किस पोइट्री का है, एंड एपिटफ कौन लिखा है, वाल्टर डेला मारे। उसके बाद ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड, देखिए ठीक है आपका है, इंग्लैंड ब्रीदिंग इंग्लिश एयर वास बाय द रिवर्स ब्लेस्ड ऑन सन, कौन लिखा है, तो रूपर्ट ब्रूक। जैसे ही आपका इंग्लैंड है, क्या मारेंगे, रूपर्ट ब्रूक। द सोल्जर पोइट्री का नाम है। लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हर्ट वाज सी, कौन लिखा है, वाल्टर हेला मारे। औरत अच्छी थी, बिन माने मतलब कि यहाँ वहाँ घूमती थी पर खराब नहीं थी, क्या है, एन एपिटफ। उसके बाद आई सो टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, मैं माफ़ी मांगता हूँ, है ना, मैं क्षमा मांगता हूँ, याचना करता हूँ। ये क्या है आपका है, तो फायर ह्यूमन, ये बहुत पूछता है एग्जामिनेशंस में, बहुत पूछता है ये। उसके बाद स्वीटेस्ट लव आई नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी, तो जाहिर से बात है मीठे प्यार को मैं नहीं जाता हूँ, आपको तो याद होगा। द प्राम्स गो रोलिंग ऑन, भी एग्जाम बहुत पूछता है, 4 पहियों की बच्चों की गाड़ी क्या है, लुढ़क गई है, कौन लिखा है, W.H. एडेन। पार्ट पोइट्री का नाम क्या है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। उसके बाद माई ब्लड टर्नेड कोल्ड लाइक द मून, मेरा अब जो हृदय है वो एक चंद्रमा के समान शांत हो गया है, तो कौन लिखा है, कमला दास, और पोइट्री का नाम क्या है, माई ग्रैंड मदर हाउस। उसके बाद इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, एग्जाम बहुत पूछता है, यदि मैं मर जाऊं तो मेरे यही सोचना, किस पोइट्री का है, द सोल्जर, कौन लिखा है, रूपर्ट ब्रूक। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड, मेरी आंतरिक इच्छा करती है कि मैं उसे क्या करूँ, कन्फर्म मार दूँ, ये कौन लिखा है, D.H. लॉरेंस। उसके बाद हियर लाइज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, जैसे ही आपका आता है ब्यूटीफुल लेडी, क्या मारेंगे, पोइट्री क्या नाम है, एन एपिटफ, कौन लिखा है, तो वाल्टर हेला मारे। अगर आपको आता है लिखने के लिए एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो, क्या लिखेंगे इस तरह से, दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम माई बुक रेनबो पार्ट 2, दिस इज ए पोइट्री सेक्शन
दिस पोएट्री सेक्शन नेम इज एन एपिटफ एंड इट इज कंपोज्ड बाय वाल्टर ढेला मारे। चेंज द पैरा लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज लिखेंगे, फिर क्या, अकॉर्डिंग टू पोएट्स शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, शी इज नॉट रॉन्ग, शी इज ए वेरी ब्यूटीफुल, शी इज ए वेरी ब्यूटीफुल विच बिलोंग्स टू वेस्ट कंट्री, विच बिलोंग्स टू वेस्ट कंट्री, क्योंकि कहाँ रहने वाली थी, तो वेस्ट कंट्री रहने वाली, ठीक है ना, तो आप बना के लिख सकते हो। दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ द फॉरेन फील्ड दैट्स फॉर रिवर इंग्लैंड, रूपर्ट ब्रुक, द सोल्जर, देयर इज हाउस नाउ फॉर अ वे वेयर वंस आई रिसीव लव, बहुत एग्जाम पूछता है रिसीव लव, बहुत पूछता है ये, तो क्या माने कमला दास यानी क्या, तो माई ग्रैंड मदर हाउस। Thou watches the last oozings hours by hours, जॉन केट्स, पार्ट पोएट्री का नाम क्या है, Ode to Atman, Ode to Atman। उसके बाद celebrate myself and sing myself and what I assume you shall assume for every atom belonging to me as good as belongs to you। ये किस पोएट्री का है, तो क्या मानेंगे, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जैसे मैं गीत गाता हूँ वैसे गीत गाओ, तुम भी खुशियाँ मनाओ मैं भी खुशियाँ मनाऊँ। If in the thine my life thou waste, then art the best of me, John Donne, sweetest love I do not go। Oh how feeble is man's power, sweetest love I do not go पोएट्री का है। She is the bafflement of the Scotland Yard, make I witty the mystery cat, कौन लिखा है, T.S. Eliot, ये पूछता है एग्जामिनेशन में। You see those half burnt fingers, तुमने देखा आधी जली हुई उंगली, तुमने देखा, किस पोएट्री का है, तो फायर हीमैन, कौन लिखा है, KKN दारू वाला। चलिए उसके बाद 21 ही स्लिप्ड विथ हिज स्ट्रेंथ माउथ, ही सिप्ड करेंगे यहाँ पे ही सिप्ड, उसने मतलब बेची तरह से पानी का घूट पिया, किसका है, किस पोएट्री का है, तो क्या मारेंगे, तो स्नेक, और कौन लिखा है, D.S. लॉरेंस। लेट नो दे डिवाइडिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल, मेरे दिल को भेजते हुए मत जाओ भाई, कौन है, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, कौन लिखा है, तो जॉन डॉन। शानदार तरीका से है चैंपियन, आसानी से इसको पढ़ लेंगे, ऑल सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सब इसी में है, आराम से इसको आप बना सकते हैं। उसके बाद एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्री लॉनली और द सेपरेट की, मेरा हाथ दम खाली हो गया, जब दूत और यमराज आकर किसी को मृत्यु कर देते हैं तो सब कुछ शांत हो जाता है, तो कौन लिखा है, W.H. Aden, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। Starving through the leafless wood, trolls run looking for dear food, W.H. Aden, W.H. Aden। Was it cowardice that I dare not kill him, मैं बहुत डरा हुआ था और मैं उसको मार नहीं पाता था, किस पोएट्री का है, तो स्नेक, कौन लिखा है, D.H. लॉरेंस। ठीक है चैंपियन, तो जाहिर सी बात है इसको आप बना के लिख सकते हो, जाहिर सी बात है आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट नंबर 4 पर, क्या क्या है, राइट A letter to your friend congratulating him on his success in examinations। लेटर राइटिंग जो होता है बहुत सारे विद्यार्थियों को नहीं आता है, मैं आपसे कहना चाहता हूं अगर आप इसको अच्छी तरह से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आसान शब्दों में लिखने का तरीका मालूम हो जाता है। और बता देना चाहता हूं कि इंग्लिश और प्लस हिंदी, इंग्लिश और हिंदी मिलाकर दोनों कितना पूछता है, तो 8 मार्क्स का, 4 नंबर अंग्रेजी में, 4 नंबर हिंदी में, तो दोनों को लेकर चल रहे हैं हम लोग। चलिए, कहता है अपने मित्र को परीक्षा में सफलता पर बधाई देते हुए पत्र लिखिए। आइए देखते हैं, अशोक रोड, गया, नवंबर 5 नवंबर 2000, कर लो यहाँ पे 24, कोई दिक्कत नहीं है। तो जस्ट इसका हिंदी यहाँ पे हो गया। उसके बाद इंग्लिश में पहले देखेंगे क्या लिखता है। डियर राम, आई हैव जस्ट हर्ड ऑफ योर ब्रिलियंट सक्सेस इन द सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशंस, एक्सेप्ट माई हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस। यानी क्या, मेरे प्यारे राम, मैंने अभी अभी सीनियर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा में आपकी शानदार सफलता के बारे में सुना है, आपकी सफलता पर मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करें। जाहिर सी बात है यहाँ पर इंग्लिश है, उसके बाद क्या लिख दिया यहाँ पर हिंदी, दोनों को अगर आप कन्वर्ट करके अच्छे से कर दिएगा तो आपको दोनों में पत्र लिखने आ जाएगा। उसके बाद अब लिख रहे हैं इंग्लिश तो सिर्फ लिखेंगे इंग्लिश, जब लिख रहे हैं हिंदी तो लिखेंगे हिंदी। मैं यहाँ दोनों मिला कर दिया हूँ, आप पेज पर एक तरफ हिंदी और एक तरफ इंग्लिश लिखेंगे तो आपको शानदार लगेगा। यू हैव अचीव्ड ए रेयर डिस्टिंक्शंस, यानी क्या, आपने एक दुर्लभ उपलब्धि हासिल की है। इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब टू सिक्योर द फर्स्ट पोजिशंस,
प्रथम स्थान प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं है। आई वॉज श्योर यू मस्ट अचीव द डिस्टिंक्शंस, मुझे यकीन था कि आपको यह विशिष्टता अवश्य हासिल करनी होगी। तो बहुत आसान है, लिख सकते हैं आप इसको। उसके बाद जरा सा एक और उसमें है, योर रेगुलर एंड पेशेंस लेबर हैज बीन क्राउनेड विथ सक्सेस, यानी कहते क्या है यहाँ पे, आपके नियमित और धैर्यपूर्ण परिश्रम को सफलता मिली है। यू ग्रांड सक्सेस गिव्स मी इंस्पिरेशंस, आपकी शानदार सफलता मुझे क्या जी प्रेरणा देती है। वर्ड आसान आसान शब्द को जोड़कर आप लिख सकते हैं, कोई ये नहीं है जो हम लिखे हैं आप वही लिखेंगे, जो आपकी इच्छा लिख सकते हो, बट लिखने का शैली आपको मालूम होना चाहिए ताकि आपको 4 में 4 मिल जाए। उसके बाद आई होप यू विल बी अचीव सिमिलर डिस्टिंक्शंस इन फ्यूचर, आशा है कि आप भविष्य में भी इसी तरह का गौरव हासिल करेंगे। यू विल, बी नहीं है, यू विल, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या, when will you arrange a dinner to celebrate your brilliant success? Don't forget to invite me to the dinner with best wishes, यानी क्या आप अपनी शानदार सफलता का जश्न मनाने के लिए रात्रि भोज पर आयोजन कब करेंगे, मुझे रात्रि भोज पर आमंत्रित करना न भूलें। शुभकामनाएं सहित आप एड्रेस डाल सकते हैं, मिस्टर राम सिन्हा, 15 पाटलिपुत्र कॉलोनी पटना डाल सकते हैं। वर्ड्स को योर सिंसियरली, आपका जो भी आपका नाम है, जो भी आपका वर्ड्स है, योर सिंसियरली आप एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे बना देते हो, अनपढ़ ऐसे बना देते हो। कंफर्म कभी मत बनाइएगा, एग्जामिनेशन हॉल में ये कभी मत बनाइएगा। आप एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे, अब यहाँ वर्ड लिखा गया इस तरह से बना लीजिएगा, बस आसानी से हो जाएगा। कभी भी ये वाला मत बनाइएगा अनपढ़ जैसा, ठीक है ना बाबू, आसान से बना सकते हैं, आसानी से बन जाएगा। चलिए उसके बाद नंबर 2 कहता है, राइट एन लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग हिम टू विजिट योर विलेज इन द विंटर वेकेशंस। आइए देखते हैं, अपने मित्र को शीतकालीन अवकाश में अपने गांव आने के लिए क्या जी पत्र लिखिए। चलिए देखते हैं पत्र। बिहार बलहार राजनगर डिस्ट्रिक्ट कैमूर, है ना, भभुआ, नवंबर 5, 2024। डियर अभिषेक, चलो किसी का नाम है तो दोस्त के पास है तो आप बना के लिख सकते हो। प्रिंसिपल के पास भी आता है, लेकिन हम एक तरीका सिखा रहे हैं, आप जो भी लेटर राइटिंग आएगा आराम से उसको आप लिख सकते हो, आसान लगेगा। आइए देखते हैं। आई गोट योर लेटर यस्टरडे, आई एम फाइन हियर, यू रोट दैट दिस ईयर यू आर गोइंग टू हैव ए लॉन्ग विंटर, यानी क्या, देखिए ध्यान से। प्रिय अभिषेक, मुझे आपका पत्र कल मिला, मैं ठीक हूँ। यहाँ आपने लिखा है कि इस साल आपको लंबी सर्दी मिलने वाली। छुट्टी का मतलब होता है, अब विंटर हॉलीडे वर आल्सो फॉर 20 डेज, यानी क्या, सर्दी की छुट्टियां फिर 20 दिन की, कितना जी 20 दिन की। अब फिर क्या है, आई एम स्टेइंग एट माई विलेज, मैं इस बार मैं अपने गांव में रह रहा हूँ, सिंपल सा है। आई वॉज थिंकिंग अबाउट योर ज्वाइनिंग मी दिस विंटर वेकेशंस, मैं सोच रहा हूँ कि आप इस शीतकालीन अवकाश में मेरे साथ क्या जी शामिल हो जाए। देखिए कितना आसान वर्ड्स है, अगर आप इसको अच्छी तरह से लिखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। अब इसके बाद, यू आर इनवाइट टू माई विलेज, वी विल बी हैविंग लॉट्स ऑफ फन एंड गेम्स टुगेदर, आप मेरे गांव में आमंत्रित हैं, हम साथ में ढेर सारी मौज मस्ती और क्या जी खेल खेलेंगे। प्लीज एक्सेप्ट माई इन्विटेशंस एंड कम्स श्योरली, यानी क्या, कृपया मेरा निमंत्रण स्वीकार करें और अवश्य आएँ। सिंपल सी बात है। आई एम वेटिंग फॉर योर अराइवल, कॉन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स एंड लॉन्ग फॉर यंगर, यानी क्या, मैं आपको आने का इंतजार कर रहा हूं, आपके माता पिता को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और युवाओं के लिए क्या जी शुभकामनाएं। एकदम आसानी से आप लिख सकते हैं। अब जस्ट लाइक यहाँ लिख सकते हैं क्या, योर लवली फ्रेंड, ऐसे बना सकते हो। नाम आप लिखना उचित नहीं समझते हैं क्योंकि आप आंसर दे रहे हैं, न कि पत्र भेज रहे हैं। तीसरा कहता है क्या है, राइट लेटर टू योर कजिन आस्किंग हिम अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द कमिंग एग्जामिनेशंस, यानी क्या है, अपने चचेरे भाई को पत्र लिखकर इस आगामी परीक्षा की तैयारी के बारे में पूछें कि भाई तुम्हारा तैयारी कैसा चल रहा है ना, पत्र लिखिए, उससे पूछे क्या बातें हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं, चलिए आप ऐसे बना कर लिख सकते हैं, ध्यान से सब वर्ड को लिख सकते हैं। सब लिखना इधर उधर ना लिखिएगा, अब नया नया आ गया, सब इधर लिखिएगा। उसके बाद, आई एम ग्लैड टू रिसीव योर लेटर्स, इन दिस लेटर यू वांटेड टू नो अबाउट माई प्रिपरेशंस for the incoming examinations. I am not
राइटिंग अबाउट इट। यानी क्या? प्रिय राज, मुझे आपका पत्र पाकर खुशी हुई। इस पत्र में आपने आगामी परीक्षा के लिए मेरी तैयारी के बारे में जानना चाहा था। मैं इसके बारे में नहीं लिख रहा हूँ। क्या है भाई? अब देखते क्या है, आइए। You believe very glad to know that I have made fair progresses in my preparations। आपको यह जानकर बहुत खुशी हुई कि मैंने आपकी तैयारी में उचित प्रगति की है। मैं अपनी तैयारी में उचित प्रगति की है। Preparations of all subjects is good but only mathematics weak। देखिए मेरी बात ध्यान से, कहते हैं कि सही विषयों की तैयारी अच्छी है लेकिन केवल गणित सप्ताह है, इसलिए मैं इस विषय पर कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। Weak, therefore I am working hard on this subject। सिंपल सी बात। I hope that I can overcome it successfully। मुझे उम्मीद है, मैं आशा करता हूँ कि मैं इस पर सफलता काबू पा सकूँगा। Pray for me so that I can achieve an unexpected outcome। मेरे लिए प्रार्थना करें ताकि मैं अप्रत्याशित परिणाम प्राप्त कर सकूँ। Your loving cousin, आपका लविंग कजन में हूँ, और XYZ आप इस तरह से बनाकर लिख सकते हैं। आप इन शब्दों को लिखेंगे ना, इंग्लिश पर लिखेंगे, नोट करेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। जो विद्यार्थी कुछ नहीं पढ़ा है, समय बीत गया है, क्या करें क्या नहीं करें, ये सब लिखने पर आपको सब याद हो जाएंगे। आइए देखते हैं उसके बाद। चलिए 3 तक हो गया। आप देखिए लेटर राइटिंग जो भी कुछ आएगा, आप सबसे रिक्वेस्ट है, लिखने का तरीका हमने बता दिया है, आप एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं आराम से इसको बनाकर। पोएट्री क्वेश्चंस पूछता है, Why does the poet wants to go away from his beloved। देखिए क्वेश्चंस यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चंस को समझेंगे तो आंसर आसानी से बन जाएंगे। आइए, कवि अपनी प्रेमिका से दूर क्यों जाना चाहता है? आंसर, द पोएट wants to go away from his beloved because she had refused his love for her। कवि अपने प्रेमिका से दूर जाना चाहता है क्योंकि उसने उसके प्रेम को क्या कर दिया है? अस्वीकार कर दिया है। है ना बाबू, इस सब बात को। अब What happens in अटमन, शरद ऋतु में क्या होता है? तो इसको भी VI करें, क्वेश्चन से एग्जाम पूछ देता है। अटमन इज द सीजन ऑफ द सॉफ्ट एंड स्वीट फ्रूट्स इन अबाउंडेंस। इन दिस सीजन द फ्रूट्स राइप एंड द फ्लावर्स ग्रो। यानी क्या? शरद ऋतु प्रचुर मात्रा में मुलायम और मीठे फलों का मौसम होता है। इस मौसम में फल पकते हैं और फूल भी क्या जी? उगते हैं। जाहिर सी बात है, बहुत आसान है, आप इसको लिख सकते हैं आसानी से। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द पोएट्स इम्प्रेशंस ऑफ द लेडी इन एन एपिटफ। एन एपिटफ में महिला के बारे में कवि की क्या धारणा है, क्या बातें हैं? तो द पोएट्स एन एपिटफ वाटर हेला मारे पोर्ट्रेट्स द लेडी इन द प्रेजेंट पोएम्स एज एन आइडल ऑफ द ब्यूटी, एज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री। यानी क्या? एन एपिटफ के कवि वाल्टर एल हमारे प्रस्तुत कविता में महिला को सौंदर्य की मूर्ति के रूप में चित्रित किया है। पश्चिम देश में अब तक की सबसे खूबसूरत महिला के रूप में वो महिला थी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चौथा, इन दैट रिच अर्थ ए रिचर जस्ट काउंसिल, व्हाट डज जस्ट स्टैंड फॉर। जस्ट, डस्ट का मतलब क्या होता है? आइए देखते हैं क्या होता है। चलिए, in the given line dust refers to the soul of England which has been in the service of his country। दी गई पंक्ति में धूल का तात्पर्य है इंग्लैंड की मिट्टी से है जो उनके देश की सेवा में रही है। ये सब क्वेश्चंस आसान है, 5 क्वेश्चंस दिए हैं, आप इसको बनाकर खुद से लिख सकते हैं और बहुत ही आसान आपको लगेगा। नंबर 6, वाई डज द पोएट कॉल मेकाविटी ए मिस्टीरियस कैट, मिस्ट्री कैट। कवि मेकाविटी को रहस्यमय बिल्ली क्यों कहता है? अब द पोएट्स कॉल मेकाविटी ए मिस्ट्री कैट बिकॉज ऑफ इट्स मिस्टीरियस नेचर, इट कैन डिफाई द लॉ, इट्स डज मेनी मिस्टीरियस कैट्स। यानी क्या? कवि मेकाविटी को उसके रहस्यमय स्वभाव के कारण रहस्यमय बिल्ली कहता है। यह कानून की अवहेलना कर सकता है या कई रहस्यमय कार्य भी करता है। वाई डज से दैट द रेडनेस ऑफ द फायर इज क्रूएल। वह यह क्यों कहता है कि आग की लाली क्रूर होती है, बहुत ही गुस्से भरी होती है? आइए देखते हैं आंसर। ही सेज दैट द रेडनेस ऑफ द फायर इज क्रूएल बिकॉज इट सैलोज एवरीवन, इट टेक्स एवरीथिंग अंडर इट लाइक एन एब्सोल्यूट मोनार्क। यानी क्या? उनका कहना है कि आग की लाली क्रूर होती है क्योंकि वह सबको निगल जाती है।
यह एक पूर्ण सम्राट की तरह हर चीज को अपने अधीन कर लेती है। सही बात है भाई। आग की लाली जब जलती है तो बहुत ही क्रूर होती है। आप सबसे रिक्वेस्ट है जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, कुछ नहीं पढ़े हैं अगर आपके पास बहुत समय अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं, मैं लेता हूँ आप सब विद्यार्थी का गारंटी लेता हूँ, यानी 30 से 45 के बीच यानी सब्जेक्टिव कंफर्म आपके आ जाएंगे। उसके बाद वाई डज द स्पीकर से दैट सी हैज लॉस्ट हर वे, वक्ता यह क्यों कहती है कि वह रास्ता भटक गई है, क्यों कहती है, आइए देखते हैं। द स्पीकर सेज सो बिकॉज शी वॉज स्वेज्ड बाय द टायर्स ऑफ लाइफ एंड गॉन अवे फ्रॉम हर रियल लाइफ विच वॉज द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड पीस। समझें ध्यान से। वक्ता ऐसा इसलिए कहती है कि क्योंकि वह जीवन के ज्वार से बह गई थी और अपने वास्तविक जीवन में दूर चली गई थी और खुशी और शांति का एक स्रोत था। कमला दास। उसके बाद हु आर द विस्पर नेबर्स, यानी क्या कानाफूसी करने वाले पड़ोसी कौन होते हैं। विस्परिंग नेबर्स दूत और यमराज बोल सकते हैं, या आपको लोग क्या करते हैं, कानाफूसी करते हैं और आपसे ज़्यादा टेंशन आपके पड़ोसी वाले को होता है। द विस्परिंग नेबर्स आर द मैसेंजर्स ऑफ द डेथ दैट आर कमिंग फ्रॉम एवरी कॉर्नर। कानाफूसी करने वाले पड़ोसी मृत्यु के दूत हैं जो हर कोने से क्या जी आते रहते हैं, आ रहे हैं। नंबर 9, हाउ डज द स्पीकर एस्टैब्लिश रिलेशंस बिटवीन मी एंड यू। देखिए मैं बता रहा हूँ आप लोग को क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन के पहले हिंदी निकालें, कहता क्या है। जब आपको दिमाग में ये बातें आ जाएगी कहता क्या है तो आंसर अपने आप आपके बनने शुरू हो जाएंगे। यानी क्या, वक्ता मैं और तुम के बीच संबंध कैसे स्थापित करता है, देखते हैं। द स्पीकर्स एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन मी एंड यू बाय सेइंग दैट एवरी individual is born of the parents and the same blood flows in human body। यानी क्या, वक्ता ने मैं और तुम के बीच संबंध स्थापित करते हुए कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति माता पिता से पैदा होते हैं और मानव शरीर में एक ही रक्त क्या होती है, प्रवाहित होती है। जाहिर से बात है इस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे समझ लेंगे आसानी से बन जाएगा। और 10 क्वेश्चन का आता है लास्ट क्वेश्चन। Why is Machiavelli called criminal? Machiavelli को अपराधी क्यों कहा जाता है। चैंपियन क्वेश्चन आंसर है, समरी है, पोएट है, प्रोज, सब आसान आसान आपके सामने आएगा। आइए, Machiavelli violates the law and indulges in activities of criminal nature. It is most clever and cunning. It is never found after committing wrong and leaves the place immediately। यानी क्या, मेकाविटी कानून का उल्लंघन करती है और आपराधिक प्रवृत्ति गतिविधियों में लिप्त रहती है। यह सबसे अधिक चतुर और धूर्त होता है। यह गलत काम करने के बाद कभी भी पता नहीं चलता है और तुरंत ही वहाँ से क्या जी निकल जाता है। प्रो सेक्शंस ये 1 से लेकर 10 तक पोएट्री था। अब देखिए प्रो सेक्शंस, आप सबसे रिक्वेस्ट है क्वेश्चंस को एक बार देखेंगे समझेंगे, एक ही पैकेज में सब सब्जेक्टिव को अगर बढ़िया से देख लेते हैं एकदम दिमाग पे छप जाएंगे और आसानी से बन जाएंगे। क्वेश्चन पहला, हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशंस डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशंस। यानी क्या, भारतीय सभ्यता यूरोपीय सभ्यता से किस प्रकार अलग है। तो यूरोपियन सिविलाइजेशन इज गाइडेड बाय द राइटिंग्स ऑफ ग्रीस एंड रोम विच नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, but Indian civilization is steady. It follows the path that our forefathers tested on the anvil of experience and found true and durable. Indian civilizations needs no external guide। यानी क्या कहते हैं समझेंगे। यूरोपीय सभ्यता ग्रीस और रोम के लेखों से निर्देशित होती है जो अब अपने पूर्व गौरव में मौजूद नहीं है, लेकिन भारतीय सभ्यता स्थिर है। यह उस रास्ते पर चलता है जिससे हमारे पूर्वजों ने अनुभव की कसौटी पर परखा है और सच्चाई और टिकाया पाया है। भारतीय सभ्यता को किसी बाहरी मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती है, सिंपल सी बात है। ये देखिए क्वेश्चन, आप इसको लिख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। आपके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, इसको लिखने के बाद हमने यहाँ पे हिंदी लिख दिया ताकि आपको पढ़ने में आसान लगे, आसानी से बने। व्हाट डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज्ड हिमसेल्फ टू। डॉक्टर जाकिर हुसैन खुद से क्या करते हैं, कसम खाते हैं। कसम किस रूप में खाते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पर देखेंगे आसानी से आपको लगना शुरू हो जाएगा। बहुत ही आसान है, एक बार इसको देखेंगे समझेंगे तो आसानी से आपके बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है चैंपियन, बहुत ही आसान है, समझेंगे ध्यान से इसको, एकदम आसान है।
Dr. Hussain committed himself to the service of the totality of India's culture. He pledged to serve the people and work for their welfare irrespective of religions, languages, caste, color and creed. सामने दिया गया, देखिए तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज देयर प्लीड, उनकी प्रतिज्ञा क्या है। उसके बाद उनकी प्रतिज्ञा आपके सामने है, समझिएगा ध्यान से। हाउ डिड स्टीवेंस फादर रिएक्ट टू द टीचर्स कंप्लेंट। जी सिंपल सी बात है, ये सभी क्वेश्चंस को आप बढ़िया से लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। देखिए सब कुछ लिखा गया है। उसके बाद हाउ आर चिल्ड्रेन टू द ज्वाइंट फैमिली इन बांग्लादेश लुक्ड आफ्टर, यानी कि बांग्लादेश में संयुक्त परिवार के बच्चों की देखभाल कैसे की जाती है, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। उसके बाद वेयर डू सिलेटिक ओमेन गो टू स्टे ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। जाहिर से बात है, बहुत ही आसान आपके टॉपिक्स दिए गए हैं, इसको पढ़िए, आसानी से आपको आना शुरू हो जाएगा। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द पॉवर्टी इज मेडिकल फील्ड, मेडिकल फील्ड चिकित्सा क्षेत्र में गरीबी का क्या महत्व है, प्रभाव है। तो सिंपल सी बात है, आप देख सकते हैं आसानी से है। व्हाट वाज द रोल ऑफ फायर इन आवर डेवलपमेंट, बहुत आसान है। उसके बाद नंबर 9, वाई वाज द लैंड बिटवीन बम्बे एंड मद्रास फेमिस्ड, बम्बई और मद्रास के बीच की भूमि अकालग्रस्त क्यों हो गई थी। तो सिंपल सी बात है, आप बना के इसको लिख सकते हैं। तो 10 तक क्वेश्चंस यहाँ भी हो गया। हाउ डिड द मैंगोज टू इम्प्रेस द सिक्का ऑटो डीलर्स, सिंपल सी बात है, आप इसको लिख सकते हैं। देखिए बहुत ही आसान है, अभी आपको मैंने सिखाया है, बताया है, आप लिखेंगे तो आपको प्रैक्टिस होगा। नंबर 11, ये तो कन्फर्म ले लीजिए, गारंटी आपका 100% में कन्फर्म इसमें लड़ेंगे, गारंटी के साथ आपके बता रहा हूँ मैं, ये कन्फर्म आपके एग्जाम में लड़ने की संभावना ज़्यादा होती है इस तरह क्वेश्चंस में, ठीक है ना। आइए देखते हैं। पुरानी अंग्रेजी पर एक नोट लिखें, देखिए सब लिखा गया, आराम से इसको आप लिख सकते हैं। और ये लिखने के बाद आप यहाँ पे इसका हिंदी भी लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है। क्या कहता है सामने आपको दिखे दिया गया है। उसके बाद राइट ए नोट ऑन मिडिल इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश पर एक नोट लिखें। द सेकेंड स्टेज इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश इज नोन एज मिडिल इंग्लिश पीरियड। दिस पीरियड इज फुल AD 1150 and 21500। ड्यूरिंग थर्ड इंग्लिश पीरियड वाज ए मिक्सचर्स ऑफ डायलेक्ट्स, यानी सब कुछ लिखा गया है, आराम से इसको आप देख कर लिख सकते हैं, आसान लगेगा। उसके बाद मॉडर्न इंग्लिश, कंफर्म एग्जाम में आता है मॉडर्न इंग्लिश। उसके बाद अमेरिकन इंग्लिश, ये भी आता है अमेरिकन इंग्लिश। आपको 5 वर्ड दिए हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, और कंफर्म है जितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन से आसानी से इसको अगर पढ़ लेते हैं तो कंफर्म आपके 30 से 45 के बीच नंबर आपके आ जाएंगे। उसके बाद 5वां, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, कॉमर्स एंड कल्चर। व्यापार, वाणिज्य और संस्कृत की अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में अंग्रेजी के महत्व पर एक विशेष टिप्पणी लिखे। तो आप देखिए लिखेंगे टिप्पणी, पहले आप इसको लिख लेंगे और हिंदी भी आप लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, जाहिर सी बात है। उसके बाद चलिए पोएट्री समरी आ गया। पहला समरी है टू टेस्ट लव आई डू नॉट गो, मीठे प्यार की ओर में नहीं जाता हूँ। ये भी आपके एग्जाम में 3 ठो पूछेगा, उसमें से लिखना 1 ठो पूछ देता है। जॉन डॉन वाज बोर्न इन 1572 एट लंदन। जॉन डॉन का जन्म कहाँ हुआ था, तो 1572 लंदन इंग्लैंड में हुआ था। ही वॉज वेल नोन पोएट, वह एक अच्छे कवि थे। ही बिलोंग्स टू कैथोलिक रिलीजन्स, यानी वो क्या थे, तो कैथोलिक धर्म से संबंध रखते थे। ही स्टडीज लॉ एंड थियोलॉजी, उन्होंने कानून और धर्मशास्त्र का अध्ययन किया था। ही ज्वाइन एलिगन चर्च एट द एज ऑफ 42, यानी क्या, वह 42 साल की उम्र में एलिगन चर्च में शामिल हो गए थे। उसके बाद वेरी सून ही बिकम्स द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स ऑफ हिज टाइम, और प्लस क्या, बहुत जल्द ही वो अपने समय के सबसे महान उपदेशक बन गए थे। और प्लस क्या देखेंगे, ही डाइड इन 1631, 1631 में उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब दिस पोएम इज लिरिकल, एस्टेरिकल एंड मेटाफिजिकल पोएम, यानी क्या, यह कविता एक गैर व्यंग्यात्मक आध्यात्मिक कविता है। इट इज़ द बेस्ट ऑन ट्रू लव, यह सच्चे प्रेम पर आधारित है। दिस पोएम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय वेरी ग्रेट पोएट जॉन डॉन,
यानी यह कविता की एक रचना बहुत ही महान कवि जॉन डॉन के द्वारा की गई है। वो अपने गीत और सोनेट के लिए प्रसिद्ध थे। ही वाज फेमस ऑफ सॉन्ग एंड सोनेट। प्रसिद्ध थे कौन? तो जॉन डॉन। कौन प्रसिद्ध थे? तो जॉन डॉन। तो बहुत आसान है, अगर आप इसको पढ़ेंगे समरी तो आपको याद हो जाएगा। देखिए लिखे हिंदी, आपको एकदम कुछ करना ही नहीं है। जितना मैं समरी बताया हूँ आपका समरी 10 तक है। पोइट्री का मैंने आपको सिर्फ 6 ठो दिया है। कन्फर्म है आपके एग्जामिनेशंस में 2-3 लड़ जाएंगे लिखना, क्योंकि कितना है तो 1 लिखना है। उसके बाद यहाँ लिखे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। He was the poet of high order. In this poem, the poet had described the power of true love. सिंपल सी बात है, सच्चे प्रेम का वर्णन करते हैं। आप इसको बनाकर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं सब कुछ लिखा हूँ। टेल्स अबाउट हिज लव, जो भी आपको आता है खुद से बनाकर लिख सकते हैं। मैंने आपके सामने एक पेश कर दिया ताकि आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जस्ट आपके सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ भी है, आप इसको लिख सकते हैं। इसका हिंदी क्या होता है? तो स्वयं का गीत, स्वयं का गीत, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। चलिए उसके बाद देखिए एकदम ध्यान से देखिए, एकदम समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ हिंदी भी है, हिंदी भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं नंबर 3, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इसका मतलब क्या है? अब तेजी से पेड़ से पत्ते गिरते हैं। आप बोल सकते हैं अब तेजी से पेड़ से पत्ते क्या गिर रहे हैं। आप इसको बनाकर लिख सकते हैं आराम से। देखिए सब लिखे हुए हैं, बहुत अच्छा लिखे हैं और आपको एकदम समझ में 100% आएगा। उसके बाद कविता मौसम पर केंद्रित है, सिंपल सी बात है, आप बना के लिख सकते हो। हिंदी आपका है। यहाँ देखिए द वंडरफुल बर्ड नाइटिंगेल बिकम्स डम टू सी दी सीजन्स। जब पत्ता ही नहीं रहेगा तो बुलबुल कहाँ से रहेगी, लिख सकते हैं। नंबर 4 दिए हैं एन एपिटफ। एन एपिटफ एक कब्र, वही महिला के बारे में, कब्र के बारे में बात हो रही है। चलिए यहाँ भी आप इसको लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल से आप इसको लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। When the poet listens to about his beloved, remember her, he used to sit beside her epitaph where she was laid down। सिंपल सी बात ये भी आप लिख सकते हैं। और नंबर 5 दिए हैं क्या हमने? द सोल्जर्स। द सोल्जर्स एक सैनिक, उसके बाद आप क्वेश्चन गेसेस किए हैं। द सोल्जर्स भी आप लिख सकते हैं, आसानी से लिखे हैं। प्लीज़ रिमेंबर एट होम, प्लीज़ घर पर इसको याद करेंगे, लेकिन पहले इसको समझ लेंगे तो अपने आप इसको याद करना शुरू कर देंगे। उसके बाद ही ऑलवेज कॉन्टेक्ट्स विथ इंग्लैंड, एयर ऑफ इंग्लैंड। सिंपल सी बात ये भी आप लिख सकते हैं। और नंबर 6 की बात करते हैं तो मेकाविटी द मिस्टीरियस कैट या द मिस्ट्री कैट। मेकाविटी एक रहस्यमय बिल्ली। देखिए कितना आसान है, आराम से आप इसको लिखेंगे तो बहुत आसान लगेगा। लिखना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ लिखना आपको है, बहुत लिखना है आपको है, आसानी से प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से आपके काम हो जाएंगे। इट ऑलवेज डू क्राइम्स सच ए ड्रिंकिंग मिल्क, ब्रेकिंग ग्लास, इट्स गोट्स एवरीवेयर विद इन आवर अप्रोच। देखिए सब सिंपल है, देखिए आप लिख लीजिए। अब ये 1 से लेकर 6 तक जो पोएट्री दिए हैं, कंफर्म है, गारंटी है कि इसमें से कंफर्म है क्वेश्चन एग्जाम में आपके लड़ जाएंगे। आपको आसानी से इसको लिख लेना है। चलिए प्रोज की बात करते हैं। पहला इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, कौन लिखा है? तो महात्मा गांधी। फर्स्ट देखते हैं क्या है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे रिटन बाय महात्मा गांधी। क्या है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति महात्मा गांधी के लिखा गया एक निबंध है। हु इज नोन एज फादर ऑफ नेशन और बापू, जिन्हें राष्ट्रपिता या बापू के नाम से जाना जाता है। अब ही वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इन दिस एसे महात्मा गांधी हैज़ हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इस निबंध में महात्मा गांधी ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। इसको भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए ही सेज दैट, सब आपको लिखा गया है। आराम से उनका कहना है कि भारतीय सभ्यता की नींव पश्चिमी सभ्यता से कहीं बेहतर है। अगर आप इसको लिखेंगे ना तो आपको याद होते रहेगा। ये आपका देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट या जैसे भी हो डाउनलोड जैसे भी करके आप इसको लिख सकते हैं। इसको लिखने के बाद हिंदी लिखने से आपको एकदम दिमाग में बातें आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि जो हम लिखे हैं आप वही लिख सकते हैं, आपकी जो मन सो लिख सकते हैं, बट आपको आसान लिखना है, लैंग्वेज जिसको सामने वाले को समझ में आ जाए। उसके बाद चलिए ये हो गया।
अ पिंच ऑफ सनफ, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, ये भी देख सकते हैं आराम से। इसको देखिए, ये लिखने के बाद यहाँ पे आप हिंदी जो है उसको लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ है, पैराग्राफ करके लिखेंगे तो आसान से आपको नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद तीसरा नंबर दिए हैं क्या, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, ख्याल जिसने मानव क्या किया था, सेवा किया था, ठीक है ना। तो इसको आप देख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, आसानी से बन जाएगा ये। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखे हैं हिंदी में आपको, लेकिन एक बार ना मैं बताता हूँ कि लिखने से ना आपको प्रैक्टिस बार बार होती है। अब देखिए यहाँ पे अ चाइल्ड इज बॉर्न, चौथा हमने दिया है क्या, अ चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चे का जन्म। देखिए सामने दिए कैसे कैसे आपके समरी है, आप इसको पढ़ाए हैं, बताए हैं, ऑब्जेक्टिव सिखाए हैं, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आसानी से आपके बन जाएंगे। उसके बाद देखिए सब आपके सामने लिखे गए हैं, सब आपके सामने दिए गए हैं। दी अर्थ, दी अर्थ, देखिए दी और द कब बोला जाता है, जब कोई साउंड वॉवेल से शुरू हो तो क्या बोलेंगे, दी, जब कोई साउंड कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो क्या बोलेंगे, द। देखिए एकदम बस बहुत आसान है, एकदम आसानी से आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए, दिस इज द स्टोरी ऑफ जॉनसन एंड हिज लविंग सन, एकदम आसान आसान वर्ड है, आराम से आप इसको बनाकर चैंपियन लिख सकते हैं। मैं प्रोज का समरी, पोएट्री, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ये सब आपको मैंने बता दिया है, सिखा दिया है, बस प्रैक्टिस करना है। अब यहाँ देखिए आसान है, पढ़ेंगे लिखेंगे तो जब सब कुछ आपको एकदम दिमाग पे चढ़ जाएगा। अभी डिस्कस कर रहे थे इस सब के बारे में हम। अब ही स्टार्टेड टू अर्न मनी बाय सेलिंग एग्स, अंडे बेचकर पैसे कमाना वो शुरू किया था, कौन, बेंजीन। उसके बाद ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, राइटर्स नेम कंफर्म है, ये 5 मार्क्स आपके पॉकेट में कंफर्म है। ये देखिए यहाँ लिखेंगे पोएट, ऑथर्स, और यहाँ पाठ का नाम है और इधर क्या है, ऑथर्स नाम है। 5 मार्क्स जो होते हैं मिलान करने का होता है, आपको मालूम है मिलान करने वाला होता है, तो आप कर सकते हैं, सिंपल सी बात, देख लीजिए आपको याद है। और यहाँ पे क्या है, सेम आपका है, आप देख सकते हैं पोएट्री, आप इसको नोट करेंगे, लिखने से आपको याद हो जाते हैं। पढ़ते हैं, आइए एक बार पढ़ लेते हैं, चलिए देखते हैं क्या है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी। भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अ पिंच ऑफ स्नफ, मनोहर मालवणकर। आई हैव ए ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, बर्ट्रैंड रसेल। द आर्टिस्ट, शिग्गा नोया। उसके बाद अ चाइल्ड इज बॉर्न, जर्मन ग्री। हाउ फ्री इज द प्रेस, डोरोथी एल सेयर्स। द अर्थ, एच.जी. बेट्स। इंडिया थ्रू इट लिबरलाइज, पर्ल्स एसबर्ग। मैरिज प्रपोजल्स, एंटोन चेको। पोएट्री की बात करते हैं, स्वीटेस्ट लव आई नॉट गो, जॉन डॉन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वाट विटमैन। नाउ लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. अडेन। और टुएटमन, जॉन किट्स। एन एपिटाफ, वाल्टर हेलामेयर। द सोल्जर्स, रूपर्ट ब्रूक। मेकाबिटी द मिस्ट्री कैट, T.S. इलियट। फायर हिमेन, केकीएन, दारूवाला। स्नेक, D.H. लॉरेंस। और माई ग्रैंडमदर हाउस, कमला दास। अगर आप इन सब का PDF चाहते हैं तो इस पर आप कॉल कर सकते हैं 9006846931। ये आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर इन सब की चीज़ों का आपको PDF चाहिए तो आपको मिल सकता है, प्रोवाइड मिल सकता है, आप इसको मेंशन कर सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है चैंपियन, अगर आप इस सब को प्रैक्टिस कर लिए तो जाहिर सी बात है आपके एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। अब देखिए यहाँ पे पैसेज और प्रेसिज, पैसेज जो होता है उसको पढ़कर उसका आंसर लिख देना है, और प्रेसिज जो होता है उसको 1/3 से क्या करना है, डिवाइड कर देंगे तो आपके काम बन जाएंगे। यानी स्ट्रक्चर क्या है मैं एक बार बता देता हूँ प्रेसिज का, आप एक बार देख लीजिए उसको, ठीक है ना। चलिए, प्रेसिज या पैसेज दोनों में से कोई एक लिखना है। देखिए बताता हूँ मैं प्रेसिज का, आइए। तो सबसे पहले यहाँ मान लीजिए प्रेसिज हो गया, प्रेसिज, इसका हिंदी होता है संक्षेपण। क्या होता है, संक्षेपण। लिखने का तरीका क्या होता है, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, टाइटल। टाइटल जो भी है, यानी क्या लिख सकते हैं इस तरह से, टाइटल में जो भी आपको वर्ड आएगा, टाइम इज मनी, जो भी आपके वर्ड आएंगे लिख दिए आपको। उसके बाद यहां लिखना है, जस्ट लिखना है क्या, प्रेसिस्ड वर्ड्स, यानी संक्षेपित किए गए शब्द। तो लिखने के बाद जस्ट ऐसे जो जिस पर भी आएगा, और आप इसको आराम से लिख सकते हैं। एक स्ट्रक्चर बता देता हूं ताकि आसानी से आप लिख सकते हैं।
अब ये कैसे होता है, मान लीजिए आपको कितना मिल गया, आपको मिल गया 120 शब्द, इसमें 3 से डिवाइड करना है 40, नियर अबाउट 4 3 चौके 12, लगभग 40 शब्दों में आपको लिखना है। 40 या 45 शब्द में आप इसको लिख सकते हैं, यानी 120 शब्द को 40 या 45 शब्दों में आप लिख सकते हैं। तो अब यहाँ लिखेंगे क्या, लिखेंगे इस तरह से, टोटल नंबर ऑफ प्रेसिस वर्ड्स 120, 120। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ प्रेसिस्ड वर्ड्स, यहाँ लिखिए क्या 45 और लिखिएगा यहाँ पे क्या नियर बाई। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो जाहिर से बात है आपको कितने नंबर आ जाएंगे, 4 मार्क्स। एकदम आसान है, जाहिर से बात है। आप कोई प्रेसिस निकालिए क्वेश्चन बैंक का और देखिए लिखने का तरीका किस तरह से आपको है, जाहिर से बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है चैंपियन, आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए और क्वेश्चन आसानी से आप लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। मस्त रहिए, बिंदास रहिए और क्वेश्चंस पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर ऑल गाइज।